हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि साल जो है वो नया तो आगाज़ हो गया है, लेकिन इस साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी हैं हमें अपने अंदर भी और बेहतरी की तरफ बढ़ना है। तो आज हम उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो एक और ऐसी तब्दीली है कि इंसान अपने अंदर चेंज लेकर आता है और हम ये देख रहे होते हैं कि जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसके अंदर वैसे ही अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और आपकी जो है वो दिमाग भी चेंज होता है, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो हम ये समझ रहे हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हमें कैरी कैसे करना है, इनसे निमटना कैसे है, ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक न्यू बॉर्न को दुनिया में लेकर आते हैं, एक इंसान को दुनिया में लेकर आते हैं, तो यकीनी तौर पर आपकी वो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही होती है। हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिज़िकली तो मैंने आपको बताया वज़न बढ़ गया, कैसे कंट्रोल होगा, क्या होगा, इस चीज़ पर तो बात होगी। साथ साथ मेंटली जो चेंजेस आ रहे होते हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस पर ख़वातीन निमट रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि पोस्टपार्टम का एक टाइम होता है। अब उस पोस्टपार्टम में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, छोटा बच्चा होता है उसको भी हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ समझ नहीं पा रहे होते, घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, उन हार्मोनल चेंजेस से भी निपटना है। तो ये सब कुछ कैसे बैलेंस हो सकता है और इसमें किस तरीके से जो है वो अपने आप को आपको कैरी करना चाहिए और उनको कैसे आप साइमल्टेनियसली बैलेंस कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा साहिबा मौजूद हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सहर। और साथ साथ मरियम असद खान भी, आप फिटनेस ट्रेनर हैं। मरियम, आपको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन ये कि ये पोस्टपार्टम टर्म है, इसको समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हम बात करते हैं कि इतनी चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो किस तरफ लीड कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक डिलीवरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो है ना वो ख़वातीन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। एकदम से बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कैसे आपने उन तमाम चीज़ों को कैटर करना है? एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली इसके बहुत डिफरेंट लेवल हैं। इट कुड बी जस्ट माइल्ड पोस्टपार्टम, जिसको हम ब्लूज़ कहते हैं, बेबी ब्लूज़, और इट कैन लीड टू सिवियर डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ताकि वो प्रेगनेंसी चल सके, बच्चा माँ के अंदर पनप सके। जब यही चेंजेस ख़त्म होती हैं और प्रेगनेंसी के बाद का जो परप्यूरियम का टाइम है, जो बेसिकली 6 वीक से 3 मंथ्स तक का होता है, इसमें बॉडी वापस चेंज होने लगती है। लेकिन क्योंकि वो जो हार्मोन्स का सडन रिवर्स होने लगता है, इससे द फीमेल बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और द थिंग इज़ दैट इसमें लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा इसके साथ अकोमोडेट कर लेते हैं और उनके हार्मोन्स स्मूथली रिवर्ट बैक होते हैं, और बहुत से केसेस में, ऑलमोस्ट 6 to 20% केसेस में, वो जो हार्मोन्स का रिवर्सल होता है या जो सडन चेंजेस होती हैं हार्मोन्स की, वो फीमेल की बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू करती हैं। सेकेंडली, जैसे अभी आप कह रही थी कि पोस्टपार्टम एरा एक डिफरेंट ही एरा है। उसमें माँ की अपनी शुरू से एक्सपेक्टेशंस थी एंड प्लान्स थे कि बीइंग अ मदर मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अब वो थोड़ा सा प्लान पूरा नहीं होता तो शी फील गिल्टी कि शायद मैंने तो ये प्लान किया था, बेबी के लिए यूँ करूँगी, मैं नहीं कर पा रही होती। देन शी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस। वो दिन में भी जाग रही है, वो रात में भी जाग रही है, वो अपनी बॉडी को ले भी कि बॉडी शेमिंग में भी जाती है कि मैं मोटी हो गई हूँ और मेरी फिगर अच्छी नहीं है। एंड देन शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारी सोसाइटी सपोर्ट ही नहीं करती इस बात को, दे डोंट एक्सेप्ट कि उसको हार्मोन्स वापस जा रहे हैं, वो इस सडन चेंज से उसको इस वक्त थोड़ा सा टाइम चाहिए, सपोर्ट एंड रिलीव। अगर थोड़ा सा गुस्सा भी करेगी तो एवरीबडी गेट हाइपर विद देम। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो एग्जेजरेट करते हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन को। एंड इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो ज़रूरी है कि पेशेंट जब हमारे पास आती है वो जो आस के आप बोलें। वी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डिडंट से एनीथिंग, हम कहते हैं तुम बताओ मसला क्या है। तो जब वो बोलना शुरू करती हैं, दिस इज़ द ओनली इलाज बेसिकली। क्योंकि वो बोलना तो चाह रही थी, शौहर ने नहीं सुना, किसी और ने नहीं सुना, और सुना भी तो कहा कि तुम एग्जेजरेट कर रही हो, हम सब ने डिलीवरी कराई है, व्हाट्स न्यू विथ यू। सो द थिंग इज़ दैट 6 to 20% औरतें ऐसी हैं जिनके लिए ये चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल वुमेंस में नहीं आ रही, उनमें एग्जेजरेशन ज़्यादा है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड एड्रेस दैट।
बिल्कुल ऐसे, और अगर उसको वक्त पे ना किया जाए तो वो सिवियर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। वो आपको सिर्फ वो 6-8 हफ्तों तक नहीं, वो कई महीनों तक जो है ना, वो आपकी पूरी जिंदगी। हाँ, भी रिपोर्ट हुई है, अगर ये आप नहीं कंट्रोल करते बच्चों से मोहब्बत खत्म तक भी हुई है कि वो बच्चे को उठाना भी नहीं जो है ना वो चाह रहे होते, कि इतना ज़्यादा ये सिवियर केसेस भी मैंने देखे हैं कि भाई वो अब कहते हैं मैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहती, ये क्यों है, और ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब ये सिवियर केसेस भी हैं, और हेलुसिनेशंस भी होती है। मतलब उसको लगता है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, सांस नहीं ले रहा बच्चा, या वो अपने बच्चे में कुछ और देखती है, या इमेजिन हर प्रेशर, सारी रात जाग रही है, सारा दिन जाग रही है, बच्चा ज़रा से भी रोता है तो एज अ मदर शी वांट टू रन एंड टेक केयर ऑफ द बेबी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस हार्मोनल चेंजेस प्लस सेल्फ गिल्ट, ये मिल के फीमेल को इस हद तक ले जा सकता है कि 1 to 2% केसेस में पोस्टमार्टम डिप्रेशन में फीमेल इवन कमिट सुसाइड, या फिर वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इट हैज़ टू बी एड्रेस एट टाइम, समझें कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको एड्रेस करें। अच्छा, ये एड्रेस जो है वो कैसे करना है, कौन करेगा, क्या होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन मरियम, साथ साथ हमारे जैसे भी सहर ने भी कहा कि बॉडी शेमिंग फौरी तौर पे शुरू हो जाती है, यार तुम्हारा वजन नहीं कम हुआ अभी तक, तुम्हारा बेबी कितना बड़ा हो गया अभी। अच्छा, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद मेरी बेटी 2 साल की है माशाल्लाह, और मेरा प्रेगनेंसी वेट जो था 90 kg था। तो मैं खुद अपने आप में बुरा फील करती थी कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो गया, मैं ठीक कैसे होंगी, मैं वापस अपने जोन में कैसे जाऊंगी। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। वही बात आती है डिप्रेशन की। तो वर्कआउट जो होता है ना, वर्कआउट आपके मतलब मेंटली स्ट्रेस जो होता है उसको ख़त्म करता है। तो अक्सर होता है सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरीज होती है, तो बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो मैं खुद सिजेरियन हूँ, मेरा सी सेक्शन हो चुका है। तो सी सेक्शन वाली जो ख़वातीन होती है उनका जो वर्कआउट प्लान होता है काफ़ी टाइम के बाद जाके स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका जो है सीजर हुआ होता है तो आप फ़ौरन से वर्कआउट नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात आ जाती है कि कब हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा, कब हम डाइट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मदर फीड पे मदर जो होती है वो डाइट भी नहीं कर सकती प्रॉपर। वो इसी वजह से, क्योंकि बेबी फीड कर रहा है तो आपको बेबी के लिए सारी चीज़ें करनी है, तो आप डाइट भी नहीं कर सकते। फिर कुछ टाइम के बाद, जैसे कि सी सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, मतलब सी सेक्शन वाली जो ख़वातीन होती है, वो 2 to 3 मंथ्स के बाद जाके बेसिक वर्कआउट पे आती है ना। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये है कि आप 40 डेज़ का रेस्ट लेने के बाद आप बेसिक वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 90 kg पे चले गए, 100+ चले गए तो आप वापस अपने जोन में नहीं आ सकते। ये चीज़ नामुमकिन है। ये सिर्फ हमारी मेंटली वो है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो एक टाइम अपना बाय कर सकते हैं, जब आपको लगे ना कि आपका बेबी छोटा है और आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि अभी मैं एकदम से जो है ना वो दुबली और स्मार्ट नज़र आना शुरू ना हो जाऊं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप थोड़ा सा जो है ना फोकस जो है वो यहाँ चेंज कर लीजिए। और ये मेरे ख्याल से ये हस्बैंड्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू हो जाता है, यार तुम कितनी मोटी हो गई हो, घर वाला जो आ रहा होता है तुम्हें वजन कम नहीं किया, तुम तो आप जो है ना उन चीज़ों को प्रोसेस ही ना करें। आप एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकलें। और आपके पार्टनर को इसमें साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, यार तुम कितनी मोटी होगी, तुम्हारा वजन कम नहीं होगा। तो ये फीमेल खुद भी समझे कि बीइंग रैशनल एकदम से तो वेट लॉस नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो अपनी बॉडी में जो कहते हैं फील कॉन्फिडेंट विथ योर स्किन, तो अगर शुरू करें तो डजंट मैटर। अच्छा, बहुत सारी टिप्स दी जा रही होती है ना मरियम, कि आप जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं, जैसे आप जो है वो पाँव की एक्सरसाइजेज करें, पेट की एक्सरसाइज करें, इनहेल एक्सहेल करें। तो कितनी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं विद अ वेरी यंग बेबी, जो आपका 1-2 महीने का भी है, तो आप उसके साथ स्टार्ट करें एंड देन फिर आप सिवियर वर्कआउट की तरफ जाएं, अगर आपकी हिम्मत है और अगर आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि छोटे छोटे वर्कआउट्स ऐसे, जैसे कि मैंने बात की बेसिक वर्कआउट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है, स्ट्रेचिंग आ जाती है, योगा आ जाता है। योगा पार्ट ऑफ योगा बहुत अच्छी चीज़ है आपके मतलब डिलीवरी के बाद, क्योंकि योगा ऐसी चीज़ है कि आप उस पर इंटेंस वर्कआउट नहीं है, बिल्कुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपको करना है, क्योंकि आपकी जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है उससे भी आपका काफ़ी मतलब जो है फ़र्क पड़ता है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। 40 डेज़ के बाद, 1 महीने के बाद आप वर्कआउट को स्टार्ट कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं आता। ये है कि स्लोली आपका वेट, आपकी बॉडी इंचेस कम होती है, लेकिन डेफिनेटली होती है। हर चीज़ की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप कंसिस्टेंस है अपने साथ, अपनी डाइट के साथ। कहाँ से लेना है, स्टार्ट क्या हो? स्टार्ट ये होगा कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद का स्टार्ट ये होता है कि बंदा सोचता है कि कब हम स्टार्ट लें, लेकिन सोचना नहीं है, आपने स्टार्ट लेना है डेली से। अगर आपने 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए, 15 मिनट निकाल लिए, 20 मिनट, इस तरह करते करते टाइम बढ़ाते जाए। 45 मिनट मैक्सिमम बहुत है आपके लिए। तो आप स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं, वॉक से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप वर्कआउट भी करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। तो वॉक से आप स्टार्ट ले सकते हैं। आपने 1 हफ्ते वॉक कर ली, 1 हफ्ते के बाद आपने कुछ स्टेप्स ऐड कर लिए वर्कआउट के प्रेगनेंसी के बाद,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने स्टेप्स को बढ़ाते जाए, रेप्स बढ़ा दे आप, अपने अपने सेट्स बढ़ा दे। वैसे 3 सेट्स होते, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितना कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जब आप वर्कआउट करेंगे तो बच्चे के साथ आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि वर्कआउट से स्ट्रेस कम होता है, ये तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को दिमागी तौर पे जो है ना वो कंपोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है कि यार अब मुझे ये भी करना है, क्योंकि हम अमूमन ये समझ रहे हैं और ये होता भी है कि देखें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खातून के ऊपर ही होती है, उसने छोटा बेबी भी देखना है, उसने अपने छोटे बच्चे को रात में संभालना भी, क्योंकि अगर कोई और ले भी ले तो अल्टीमेटली वो बच्चा जो है ना वो माँ के पास ही आके जो है ना उसको सुकून होता है, वो फीड भी करना चाह रहा होता है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको मैनेज कैसे आप कर सकते हो, और एक जैसे आपने कहा ना कि पुल करना है अपने आप को, तो वो कैसे होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें एक साथ इतना कुछ आप देख रहे हैं, तो वो फिर वही वाली बात है, जब नहीं कर पा रहे हो तो आप वो फील कर रहे हो तो कि यार मैं तो ये मुझसे तो नहीं होगा। एक तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अब इमोबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिस दिन हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं उसके नेक्स्ट डे पेशेंट को मॉर्निंग में मोबिलाइज कराते हैं, एंड द इवनिंग शी गॉट डिस्चार्ज। तो थिंक इस कि वो स्टिचेस के ख़राब होने, टूटने का डर अब तो ख़त्म हो चुका है। सो जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज फीमेल को हम अब एंटीनेटली भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब कुछ एंटीनेटल क्लासेस में वी गिव देम एक्सरसाइजेज दैट दे हैव टू डू, और वो जो एक्सरसाइजेज करती हैं उनसे देखें प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ 12 kg बॉडी वेट बढ़ाना है, सही है, आपके प्री प्रेगनेंसी वेट से। अगर आप पहले ऑलरेडी ओबीस हैं तो फिर 10-12 के बीच में आप रखें, नॉट मोर देन दैट। तो उस 12 kg में बेबी के पानी का वेट भी है, खुद बेबी का वेट भी है, प्लासेंटा का वेट भी है, फिर वो बॉडी का फ्लूइड है जो आपका जाएगा। मगर वो जाता कैसे है, द थिंग इज़ दैट दे डू सिजेरियन सेक्शन, और उसके बाद फिर वो 1-2 हफ्ता आराम करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि जी अब मैं शुरू करूँगी। वो जो इनिशियल पीरियड है, सेकेंड डे, फ्रॉम सेकेंड डे गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, अपने काम खुद करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कुछ नहीं होता, आधा घंटा तो घर में हर कोई वॉक कर सकता है। तो अगर वॉक करें ना तो वो जो बॉडी फ्लूइड है ना वो उस वक्त जाता है। बॉडी फ्लूइड की रिटेंशन ड्यूरिंग पीरियड्स भी हम देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखते हैं, पोस्टपार्टम में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो फ्लूइड रिटेंशन कम करना है। तो हाफ एन आवर वॉक इज़ वेरी इजी। और अब तो देखें जितनी रिसर्चेज आ रही हैं, दे सेड कि ट्रेड मिल से ज़्यादा बेहतर वॉक है। तो वो आधा घंटा देखें फीमेल को निकालना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ गिल्ट से भी निकाले, बट ठीक है आपको अपना आप अच्छा लगना है तो यू हैव टू टेक हाफ एन आवर फॉर योरसेल्फ, और हेल्दी भी है। एग्जैक्टली। अब मैं देखती हूँ, मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो फीमेल्स अपने प्रैम लेके छोटे छोटे बच्चों को लेके वॉक के लिए आई होती हैं, बट दिस इज़ चेंजिंग एंड दे शुड चेंज। सेकेंडली द थिंग इज़ दैट कि देखें अगर कूप अप नहीं कर पा रही ना इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, बेसिकली हम पेशेंट से ऐसे कहते हैं सबसे पहली बात कि बात करो, बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है ना। बहुत सी केसेस में क्या होता है कि वो बात ही नहीं करती हैं, वो खुद ही बाथरूम में जाके रो रही है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये भी हो सकता है कि अनड्यू सर में दर्द कह रही हो, पेट में उसको लगता है दर्द हो रहा है, क्रैम्स हो रहे हैं बॉडी में, क्राइंग स्पेल्स हो रहे होते हैं, या बहुत डिप्रेस है, हर वक्त सोती रहती है। सो ये साइन समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि वो सुस्त हो रही है या वो नखरे कर रही है, दिस इज समथिंग विच इज़ मेंटली उसकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। देन हाउ यू हैव टू एड्रेस इट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पानी, जो आपका हर बॉडी का, हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हार्मोन्स को, बॉडी की हर चीज़ को पानी खुद कंट्रोल कर रहा होता है। सेकेंडली प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, यू नो, ठीक है आपके बच्चे के साथ नहीं हो सकती, देन द फैमिली सपोर्ट कम, हस्बैंड की सपोर्ट है, फैमिली की है, इन लॉज की है, तो वो सपोर्ट आपको लेनी है। फिर अगर इन चीज़ों से भी आपका चेंज नहीं आता तो इवेंचुअली लाइक वी टेक फीमेल फॉर मेडिसिन्स, मगर जो भी वो मेडिसिन ले रही होती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में भी जाता है, तो फिर हमें कंसिडर करना होता है कि हम कम मेडिसिन दें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन पेशेंट को हम बताते हैं ना, यूजुअली हम उनको फिजियोथेरेपी के लिए भी आजकल भेज देते हैं कि थोड़ा जो 10 मिनट्स के लिए डॉक्टर के पास आई हैं, जो 15 मिनट्स के लिए फिजियोथेरेपी कर लें। सो एक्सरसाइज, माइंड, बॉडी चेंज, बाहर निकलें, यू नो। अब अगर मैंने इंग्लैंड में काम किया तो वहाँ तो सोशल ग्रुप्स का रिवाज है। पेशेंट आती है पोस्टनेटल सोशल ग्रुप के लिए, आधा घंटा बैठ के जाती है, और सोशल ग्रुप में अननोन लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं एंड यू शेयर योर प्रॉब्लम, फिर आपको पता चलता है जी मुझे भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ पे तो ये आधा घंटा उसको कोई देता ही नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉज है वो रूट कॉज ये है कि हमारे यहाँ कोई लिसनर्स नहीं है। एग्जैक्टली। और जो लिसनर्स हैं भी वो उसको समझना नहीं चाहते। वो जुमला ये है ना कि लो हमने भी बच्चे पैदा किए तो ये तो तुम लोग नई नई टर्म्स लेकर आ रहे हो, ये क्या है। तो हम लोग जो ना होगा भी उस वक्त में जो औरतें होंगी वो इससे ज़्यादा बुरे बुरे फेजेस से गुजरेंगी, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था।
आज लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, जैसे साइंस ने तरक्की की, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं तो उसके बारे में पता है, तो लोग अब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये सुनना जो है ना वो बहुत ज़्यादा, सुनने वाला एक अच्छा अगर मिल जाए तो आप कहते हैं ना, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी नंद भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके ससुर भी हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं ना कि एक बॉन्डिंग ऐसी होती है आपके बाप के साथ, आप बहुत सारी जो है ना वो आप अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर लें तो आपको रिलैक्स आप फील कर रहे थे। तो आपको कोई ना कोई कॉलर भी है हमारे पास, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शिजा बात करीम कराची से। वालेकुम अस्सलाम शिजा जी, क्या कहना चाहती हैं आप शिजा? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगी बेसिकली कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जिसमें औरत पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होती है, इसमें फैमिलीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं। लाइक बहुत सारी फैमिलीज हैं वो घर वाले ही जो है ना उसे बातें मारना शुरू कर देते हैं कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस आ गए हैं, तो मतलब और उससे फिर क्या जाता है कि वो उसको बहुत नॉर्मली ले सकती, वो ले नहीं पाती। तो इस हवाले से मैं चाह रही थी कि आवाम को बताया जाए कि भाई मतलब किस तरीके से उसको नॉर्मल रखा जा सकता है। हाँ, अच्छा शिजा की बात में और भी ऐड कर लेगा आप दोनों ही, क्योंकि आप भी बीइंग अ मदर, ये सब हम लोग, मैं भी माशाल्लाह जो है वो 2 बेटों की जो है वो माँ हूँ, एक अभी रिसेंटली बॉर्न है। तो हम ये जो है ना, आप जब भी किसी गैदरिंग में चले जाए, घर में जो लोग रह रहे होते हैं वो, या किसी गैदरिंग में चले जाएं तो फौरी तौर पे आपको सुनने को, यार तुमने अभी तक वजन कम नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि लो ये कपड़े तो तुमने पहने यार, तो बिल्कुल भी सूट नहीं करे, है ना। तो ऐसा है, तो वो जो खवातीन बेचारी अपने आप को इतना बच्चे के साथ उसको तैयार करके आई होती है, वो एकदम से उनका जो ना वो लेवल डाउन हो जाता है। तो ये वो जो शिजा ने सवाल किया, फैमिली सपोर्ट कितनी मैटर करती है, और जो है ना ये चीज़ें किस हद तक जो है ना आप दिन ब दिन वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन लोग आपके अतराफ में पॉजिटिव नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता मनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ ये चीज़ रह चुकी है। मुझे तो ये भी सुनने को मिला था कि आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं, आपने अभी तक अपना वज़न कम नहीं किया। हाँ, वज़न कम करना मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान है और या बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर हर चीज़ टाइम मांगती है। टाइम के साथ साथ ही आप सेटल हो सकते हैं। जिस चीज़ का जो टाइम है वो टाइम लगेगा, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 6 मंथ्स हो। तो वही बात आती है लोगों की कि लोग हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। रही बात फैमिली की, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। 90% से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, हस्बैंड सपोर्ट होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। क्योंकि एक माँ की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर मतलब मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं हुई अभी तक। मेरी बेटी माशाल्लाह 2 साल की हो गई है, लेकिन मेरी यही कंप्लेन है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उन्होंने बात की कि नींद का जो पैटर्न होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वाटर इनटेक वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से डाइट, वर्कआउट, और डाइट आप ना स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल 500 कैलोरीज कर ली, 1000 कैलोरीज कर ली, इस तरह की डाइट बिल्कुल भी नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कीजिए, पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट कीजिए। जब आप पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट करेंगी तो आपको खुद फील होगा कि हाँ मैं डाइट कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं डाइट कर सकती हूँ। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस बात होती है सपोर्ट की। अगर आपके पास अच्छी सपोर्ट है तो आप सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। सर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी, द थिंग इज दैट मैं तो पेशेंट से हमेशा कहती हूँ कि बीइंग रैशनल, आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो डोंट गिव योरसेल्फ अ टारगेट ऐड कर लीजिएगा कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं कि मैंने क्योंकि अब आपने सोशल ग्रुप्स की बात की, तो हमारे यहाँ चले वो फिजिकल सोशल ग्रुप्स तो नहीं है, लेकिन आप लोग सभी देखते होंगे फेसबुक पर कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन इशूज़ डिस्कस कर रही होती हैं और ये सारी बातें हो रही थी। तो मैंने वहाँ पर कुछ ख़वातीन की जो है ना वो ये चीज़ें पढ़ी और देखा कि अब उनका कोई बच्चा हुआ है और छोटा है, अभी रिसेंटली रोता है धोता है। ज़ाहिर सभी बच्चे रात में क्रैंकी होते हैं, तकलीफ भी सबको रात में ही आ जाती है तो जो है ना वो भुगतना तो पड़ता है। तो हस्बैंड जो है ना वो उठते हैं और वो अगले कमरे में, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना है, तो वो जी वहाँ जाके सो जाएंगे या वो। तो ये जो एक हम ये जो फैमिली सपोर्ट और ये पार्टनर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो इस हद तक जो है ना ज़रूरी है कि आप उसको बैठ के सुन लो, 2 मिनट देख लें, या कोई आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है हाँ यार चलो ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, रादर देन कि आप उठें और जी मुँह निकाल के निकल जाते हैं। तो वो ख़वातीन तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपने रोने धोने फेसबुक पे करने पड़ते हैं उनको। तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस ऑफ द हस्बैंड फ्रॉम द टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट। तो द थिंग इज दैट कि अब देखें हमारे पास एंटीनेटल जो क्लासेस होती हैं उसमें कपल आ रहा होता है। अब उसमें तो यूजुअली मैं कमाना छोड़ दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वी यूजुअली कीप्स ऑन सैटरडेज एंड दे हैव टू केम। और वो बहुत ज़्यादा एंटीनेटल क्लासेस नहीं है, पूरे 9 महीने में 4 दिन। और मैं पेशेंट से कहती हूँ आप अकेली मत आएँ, जब भी आपने आना है आखिर के 4 दिन लेने, बट टेक एंटीनेटल क्लासेस। देखिए अगर आप बाहर जाएंगे तो उनके पास एक सिस्टम है, एंटीनेटली दे हैव टू, वरना वो हर दफ़ा एंटीनेटली ये पूछते हैं कि हस्बैंड किधर है। सो द टाइम जब एंटीनेटल वो क्लासेस में आएगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि मेरी वाइफ किस किस चीज़ से गुजरेगी। एंटीनेटली यूजुअली हम उनको लेबर रूम भी दिखाते हैं, आप कि आप ये लेबर रूम देखें, ये डिलीवरी होगी।
सो आई थिंक इज दैट ही हैज़ टू स्टार्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द टाइम शी गेट प्रेगनेंट। जब तक वो आके सुनेगा नहीं, अगर सास के साथ या माँ के साथ वो आती रहेगी और हस्बैंड कभी आके सुनेगा नहीं कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ही हैज़ टू शेयर द पेन ऑल्सो। सेकेंडली ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिलीवरी सूट में जो है वो हस्बैंड इन्वाइटेड होता है, यू नो। और आप देखें अब जहाँ मैंने फॉरेन में ट्रेनिंग की, काम किया, हस्बैंड इज़ मस्ट, ही हैज़ टू कम ऑन डिलीवरी। और सब बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी जब मैं लंदन में काम करी थी कि जो जब डिलीवरी होती है तो होल नर्सेस क्लैप फॉर द फीमेल कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा, लाइक इट्स अ थैंकलेस जॉब फॉर फीमेल, शी हैज़ डन, शी इज़ बेयर ऑल पेन एंड एवरीथिंग, एंड द सेकंड शी डिलीवर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो ये पैटिंग करना, क्लैप करना, इट्स समथिंग विच वी अप्रिशिएट द फीमेल, दैट आप मोटी हुई है कोई मसला नहीं है, तो आपने एहसान किया पूरी फैमिली पे कि आपने अपनी बेबी को डिसफिगर किया, यू गिवन बर्थ टू अ बेबी, सो दिस इज द गिफ्ट यू गिवन टू योर फैमिली। सेकेंडली डिलीवरी सूट में हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। जो वो डिलीवरी के मैंने बहुत देखे लोग तो डिलीवरी के दौरान बेहोश हो जाते हैं, मेल हस्बैंड बेहोश हो जाते हैं, एक चीख पे वो बेहोश हो जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं जब वो होश में आते हैं तो हम कहते हैं कि आपने एक चीख नहीं उसकी नहीं सुन पाए, आप सोचें वो कहाँ से गुजर रहा है। मुझे आपने कहा ना बेहोश हो जाते हैं, तो मुझे अपने हस्बैंड के आगे उनको हॉस्पिटल में आके उन्होंने कहा कि आप साइन कर दें, इनका सी सेक्शन होगा और इन्हें इमरजेंसी में जो है आई वॉज होपिंग फॉर नॉर्मल विद माई फर्स्ट चाइल्ड, तो उन्होंने कहा आप साइन कर दें। तो मोहसिन के जो है ना वो हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, नहीं मैं नहीं कर, मैंने कहा करो, हमें करना है, हमें करना है, हमारे पास टाइम नहीं। तो ऐसा होता है, तो आप रियलाइज़ करते हैं एंड द डे उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये है कि वो मोमेंट आपको ज़रूर याद दिलाता है आज तक कि नहीं कि आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। तो ये बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर के जो अगर आप थोड़ा सा उस वक्त अपनी जो है ना वो वाइफ को या अपनी बहन को, अपनी बहू को या किसी को भी आप सपोर्ट करते हैं तो उसको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहती हैं और वो उनके साथ चलती हैं। बहरहाल इसी नोट पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ वर्कआउट्स के बारे में भी बात होगी कि कैसे आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको कैसे मोटिवेट करना है और अपना वजन कम भी कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से और पोस्टमार्टम में पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, मुझे कुछ नहीं करना और आप बैठे रहें इंतज़ार करें कि सब कुछ खुद ही बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हेल्दी और फिट रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक माँ का जो है ना वो फिट होना, हेल्दी होना, एक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है कि उसने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो जब तक आप खुद फिट नहीं होंगी, हेल्दी नहीं होंगी, ये सारे काम आप कैसे करेंगी। तो मरियम कुछ टिप्स दे दीजिए कि कैसे वर्कआउट कर सकती हैं और अपने कंफर्ट जोन में भी रहें। जब आपको लगता है 1 महीने बाद आप कर सकती हैं, डू इट। आप दूसरे दिन कर सकती हैं, डू इट। अगर आप 4 महीने बाद कर सकती हैं देन डू इट, लेकिन करें ज़रूर। तो मरियम कब और कैसे और क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह के टाइम वर्कआउट कर ले या शाम के टाइम कर ले, क्योंकि मदर्स के पास टाइम का बड़ा इशू चलता है। तो मैं ये कहूँगी जब आपके पास टाइम मिल रहा है आप अपने लिए हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप निकालें। सही है। स्टार्टिंग आपको वार्म अप से करनी है। वार्म अप कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वार्म अप आप कर सकते, स्लो जॉग से, हाई नीज से, मतलब बेसिक हाई नीज होती है उससे आप कर सकते, और बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं उससे आप जो है वार्म अप कर ले। वार्म अप करने के बाद थोड़ा सा आप वर्कआउट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 राउंड्स आप करेंगे 10 रैप्स के, 15 रैप्स के, 12 रैप्स के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रैप्स ऐड करना चाहती है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्ट में आपने बिल्कुल ना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट से स्टार्ट लेना है। जैसे आपके आगे जंपिंग जैक्स आ गए, मैं जंपिंग जैक्स ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत फास्ट वाला या बहुत जंपिंग वाला हो। बेसिक जंपिंग जैक्स आ गए, बेसिक आपकी हाई नीज आ गई, फास्ट फीट आ गई, आपकी स्लो जॉग आ गई, रनिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अगर आपके पास घर के अंदर कुछ वेट्स है जैसे 2 kg 1 kg के वेट्स है तो उसके अंदर आप कुछ वेट्स की वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, साइड रेजेस, डंबल कर्ल्स, पंचिंग, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। और आगे सेटिंग वर्कआउट, जैसे चेयर आपके घर में सबके मतलब आपके क्या किसी के सबके घर में ही मौजूद होती है। चेयर तो ऐसी चीज़ होती है कि हर घर में मौजूद है, तो आप चेयर वर्कआउट भी कर सकते हैं। चेयर वर्कआउट में आपका बस सिंपल सी वेरिएशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेग को आप चेयर के ऊपर से राउंड करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका ये 1 लेग कंप्लीट, फिर चलते मूव करते अदर साइड। अदर साइड में भी आपका वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने किया। फिर सिटिंग क्रंचेस हो गए आपके, सिटिंग क्रंचेस के अलावा आपके सिटिंग आपके लेग रेजेस हो गए, राइट एंड लेफ्ट हो गए। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं। फिर आपका मैट वर्कआउट आता है। मैट वर्कआउट भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसे सोफे पे ही आप कर सकते हैं या चेयर पे कर सकते हैं। आपने मैट लगाया सोफे के ऊपर या चेयर के ऊपर, आपके लेग्स आ जाती है तो आपने क्रंचेस कर लिए, सिटअप्स कर लिए, फिर राइट एंड लेफ्ट कर लिए, क्रिस क्रॉस कर लिए। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं जो कि बेसिक में।
कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अपने वर्कआउट का पूरा पैटर्न बनाए कि आपको 45 मिनट में कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह करनी है। कि स्टैंडिंग वर्कआउट आपको 10-15 मिनट का करना है, 10 मिनट का आपको सिटिंग करना है और 15 मिनट का आपको मैट वर्कआउट करना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है वर्कआउट में, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बॉडी जो होती है, हमारे मसल्स पंप होते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए हमने करनी होती है स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। और स्ट्रेचिंग से बहुत बॉडी भी अच्छी फील होती है, माइंड भी अच्छा फील होता है। तो बस ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आप करना चाहे तो। और करना आपने, ये कोई आपको पुश नहीं करेगा। जो चीज़ आप खुद अपने आप से अहद करके कर सकते, वो कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है ना, ये आपको खुद ही वो पुश करने वाली बात जो है वो आपको एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, लेकिन जब तक वाकई अगर आपकी विल नहीं होगी और आप नहीं अच्छा लगना चाहेंगी, आप अपने आप को बेहतर और अच्छा फील और एक्टिव फील नहीं करवाना चाहेंगे, कोई और नहीं करा सकता। तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। करें, उठें अपने बिस्तरों से, अपनी चीज़ों से। आप बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन जो है वो साथ में अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा। हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं एट टाइम, लेकिन साथ साथ अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। तो डॉक्टर साहब, जो पोस्टमार्टम से गुजर रही हैं ख़वातीन, उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगी कि वो कैसे से निपट सकती हैं, स्ट्रेस आउट ना हो, चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंसल्ट योर डॉक्टर और उनसे जाके बात करें, बिकॉज इसके बहुत से स्टेजेस, जैसे मैंने कहा, हो सकता है माइल्ड स्टेज। अच्छा, डॉक्टर का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ Exactly, तो डॉक्टर्स भी ऐसी नहीं सुनती नहीं है ना बात। ये भी ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपकी बात को सुने, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आते हैं, कहते हैं हम आपके पास आए इसलिए कि आप सुकून से बात सुनती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बात सुने, कि पेशेंट की बात में ही उसकी बीमारी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर उसके बाद अगर आपकी माइल्ड है तो ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, मैंने कहा 10 to 14 ग्लास वाटर, हाफ एन आवर की वॉक, और हम ये भी कर सकते हैं कि 10,000 स्टेप पर डे, तो हम 5,000 स्टेप से ले जाते हैं। एंड देन हम उससे कहते हैं एंड्रॉइड फ़ोन है, दिन में जितना भी घूमी वो फ़ोन या वॉच तुम हाथ में पहन लो, तो उससे कम से कम ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो सोचती हैं कि मैं किसी को बुला के आवाज़ दे दूँ, जब वो देखती हैं आज मेरे स्टेप नहीं हुए तो किचन तक चली जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो टिप है, जो बेसिक टिप है, मोबिलाइज योर सेल्फ वेरी अर्ली। जितनी अर्ली मोबिलाइज होंगी, आपकी बॉडी से फ्लूइड जल्दी जाएगा, हार्मोन्स बेहतर होंगे। वेट के बारे में मत सोचें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं, बॉडी से प्रोडक्टिंग हार्मोन निकलता है, वो आपको मोटा भी मजीद करता जाएगा और आपका वेट रिड्यूस भी नहीं होगा। तो वो स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, तो उसको रिलीज नहीं होने दें। और अगर आपको फिर सिवियर है तो यू नीड टू टेक मेडिकेशन। बहुत दफ़ा होता है कि हम सिवियर होता है और हम उसको कहते हैं जी फला दवा ले लो, दिमाग को थोड़ी देर सुकून मिलेगा। वो एक हफ्ते बाद आती है, कहती है मैंने नहीं लिया, अगर मैं सो जाऊँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो अगर खुदा न खास्ता आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चली गई, तब भी बच्चे बहुत बुरे हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ उनको डिप्रेशन है, वहाँ फैमिली को सपोर्ट देना है उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये तो टॉपिक ऐसा है कि आप ज़ाहिर है ख़वातीन के तो इतने सारे इश्यूज होते हैं, चीज़ें, चैलेंजेस होती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर उन टॉपिक्स के साथ आएँ, बात करें और आपको अवेयर करने की कोशिश करें। तो उसलिए हमने और अपना भी कंट्रीब्यूशन डाला। अब आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने कैसे हेल्दी और फिट रहना है और अपना ख्याल कितने अच्छे तरीके से रखना है। थैंक यू मरियम, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सोने की तलाश। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की टिकिया में मौजूद कूपन के QR कोड को स्कैन करें और व्हाट्सएप करके हासिल करें सोने के सिक्के और बेशुमार कीमती इनामात। सूफी सोप, सोना है इसमें। पेप्स हॉस्पिटल की जुस्तजू, मुस्तहकीन को मिले मुफ्त इलाज, जिसके लिए चाहिए आपका साथ। ज़कात और अतियात के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर करें। Menthol Ice, Lemon and Vitamin C, Aloe Vera. Faiza Face Wash से लो पूरे एतमाद लो।
मेंथोल आइस लेमन एंड विटामिन सी एलोवेरा फाइजा फेस वॉश से लो पुरएतिमाद लो। सोने की तलाश। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की टिकिया में मौजूद कूपन के QR कोड को स्कैन करें और व्हाट्सएप करके हासिल करें सोने के सिक्के और बेशुमार कीमती इनामात। सूफी सोप, सोना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जैसे ये साथ का आगाज़ होता है तो आप अपनी जब सुबह का आगाज़ किया करें तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अच्छा सोचिए और कोई ना कोई पैशन और मिशन ज़रूर रखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि जब हम पैशनेट होते हैं, मिशनरी होते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, तो हम कुछ ना कुछ करते रहने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं और उसको स्किल को अपने उभारने की सलाहियत रखते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हो उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें और नए ज़माने के साथ, नई दुनिया के साथ अपने आप को चलाने की कोशिश करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद, टीवी आया, उसके बाद तब्दीली आई, मोबाइल फ़ोन्स आया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए, उसके बाद आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड का आगाज़ हो गया है। तो आगे आने वाला जो दौर है सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, IT का दौर है। तो आज कुछ ऐसे ही मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे आज के शो में जिनसे हम जानेंगे कि हम कैसे इस डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकते हैं, क्या क्या आने वाले वक्त की ज़रूरत है, कैसे लोगों को कंटेंट क्रिएशन पे काम करना होगा और IT से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पे नज़र आ रही होती हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। तो आज वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हसन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे तो आप इन्हें देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ आप IT कोर्सेज बहुत सारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको करवा रहे हैं। तकरीबन 25,000 से ज़ायद लोग हैं जिनको आपने IT की फील्ड से वाबस्ता किया है, ट्रेन किया है, सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। तो वेलकम टू द शो हसन, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साथ साथ हमारे साथ उसामा कलर भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो उसामा। आप प्राइवेट AI रिसर्च सेंटर जो है वो रन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे मैंने कहा दौर है, वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग सर्टिफाइड हैं या जो लोग जानते हैं उसमें काम करना उनकी हाई एंड डिमांड है, उन्हें लोग जो है वो हाथों हाथ ले रहे हैं। तो पाकिस्तानी इसमें कहीं पीछे ना रह जाएं, तो इसमें काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपने कुछ सोच रहे हैं ना कि मुझे नई फील्ड में कहाँ ज्वाइन करना, तो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट चॉइस। उसामा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो मेरी भी नौकरी अब बस कुछ अर्से में जाने वाली है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर्स भी अब तो आ गए हैं जो कि खबरें पढ़ रहे हैं, खबरें सुना रहे हैं। और आइंदा शायद आप मुझे थोड़े अरसे में जब बूढ़ी हो जाऊँ तो आप मुझे ना देखें और यहाँ पर कोई एक इंटेलिजेंट दूसरा एंकर बैठा हो, तो मेरे जैसा घामड़ एंकर हो ही ना। तो ये होगा, जो बूढ़ा भी नहीं होगा। हाँ, बूढ़ा भी नहीं होगा, उसको मेकअप भी नहीं लगाना पड़ेगा, कपड़े भी नहीं चाहिए, वही वन क्लिक पे कपड़े भी चेंज है ना ऑल। और हो सकता है कि आपका अपना ही डिजिटल पर्सोना हो जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो प्रेजेंट करें कि चले वो चलता रहे, आपके भी काम आए, आपके जाने के बाद आपके बच्चों के भी काम आए, और वो आपका डिजिटल पर्सोना AI ने उसको क्रिएट किया और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलता रहे। नंबर दे दें मुझे जल्दी से ताकि मैं जाना अपना डिजिटल पर्सोना क्रिएट करा लूं। नहीं, मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए वक्त और ज़माने के साथ चलना है हमें, बिल्कुल ऐसा। तो उसको कोप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हसन को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन, IT रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है। अभी हमारे जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसोरी साहब, वो भी कोर्सेज करा रहे हैं और सुना है कि जनाब बाहर से, नाइजीरिया से और डिफरेंट ममालिक से भी लोग आएंगे और ट्रेन करेंगे। आपने भी लोगों को ट्रेन किया है, कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं और कितना स्कोप है अभी इस वक्त IT में? देखिए, इस वक्त अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो इस वक्त जो है हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहाँ पे हर बच्चा जो है IT में जो है काम कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है और अपने मुल्क को ऊपर भी लेके जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जब सारी चीज़ें लोग उससे पैसे कमा लेते हैं, वो कहते हैं ना बिरयानी की जब खुरचन बच जाती है, जो हम लोगों को याद आता है कि कोई चीज़ करनी है। तो जिस वक्त अब हम जो काम कर रहे हैं, अब ये पूरी दुनिया में काम बहुत पहले हो चुके हैं। अमेज़ॉन पे अगर आप बात करें या और प्लेटफॉर्म्स पे बात करें,
लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में काम शुरू हुआ कोविड के बाद, बहुत सारे लोगों को पता लगा कि ऑनलाइन कोई चीज़ होती है, ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं और घर बैठ के भी पैसे कमाया जा सकते हैं। आप हमारी ख़वातीन भी कमा सकती हैं, बच्चे भी कमा सकते हैं। ऑफिस के बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें भी बैठ के कुछ कर सकते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बैठ जाएँ। तो हम वो कोर्सेज़ जो है, फिर जब बात हुई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या जाहिर सी बात है एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जिस तरह की महंगाई इन्फ्लेशन आपके सामने है, वो 60 70 50 हज़ार रुपये का कोर्स नहीं कर सकता। तो हमने ये देखा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है और जो पाकिस्तान की यूथ है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है उसके बाद नौकरी है नहीं, हम 50-60 हज़ार रुपये कैसे देगा वो। आज पढ़े लिखे लड़के के बाद 30 हज़ार की नौकरी नहीं है। तो हमने वो कोर्सेज जो है, जो लोग लाखों रुपए में बेच रहे थे, हमने वो 1000 रुपये में करवाना शुरू किया। अच्छा, 1000 रुपये का लेने का मकसद ये नहीं था कि हमें बहुत करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, ये सारी चीज़ें। हमें ये था कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको ऐसा नहीं लगे मैं खराज ज़कात फितरे में पढ़ रहा हूँ, उसको लगे कि भाई हम खुददारी है हमारे अंदर और हम अपना पैसा दे के पढ़ रहे हैं। तो ये सिलसिला था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में जो है, अगर किसी के पास पैसा नहीं होता उसको स्पॉन्सरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, शॉर्ट लोन्स दिए जाते हैं। ज़कात खैरात फितरे पे कोई नहीं पढ़ता। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ज़कात खैरात फितरे पे पढ़ेगा उसमें कभी भी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कराची वालों ने लब्बैक है, क्योंकि उनके पास, कराची के लड़के के पास टैलेंट भी है और सब कुछ है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको कोई ओन नहीं कर रहा है। मैं यही बोलता हूँ, कराची के लोगों को भागना बड़ा अच्छा आता है, लेकिन उनको कोई बता नहीं रहा कि कहाँ भागना है, वो इधर उधर भागे जा रहे हैं। अगर उनको कोई रास्ता बता दे, कोई वे बता दे, कोई पाथ बता दे, तो वो मेडल ला सकते हैं, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हमने उन लड़कों को जो है वो जगह दी और स्टेट ऑफ आर्ट जगह बना के दी हमने, और वहाँ पे जो है वो कोर्सेज जो लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं वो हमने फिजिकली करवाना शुरू किया। कराची में कोई सेंटर हमने गुलिस्तान जौहर के अंदर, जो अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक मॉल के अंदर आग लगी थी, आरजे मॉल के अंदर, उधर जो है हमारा 4थी मंजिल पे ऑफिस था। वो अभी जो है इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो रही हैं, 1-1.5 महीने के अंदर वो चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। तो उस मॉल के अंदर हम जो है ना 4थी मंजिल पे वाक़ हैं और वहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे थे। अभी जब ये मॉल का हादसा हुआ तो हम लोगों ने इस पे ये किया, हमने पढ़ाई नहीं रोकी बच्चों की, हमने ऑल्टरनेट जगह तलाश की और उधर जो है सेकेंड डे से पढ़ाई शुरू कर दी। जब हमारे पास जगह नहीं थी, हमने बच्चों की क्लासेस, पहली बार पाकिस्तान में ये होगा आईटी के बच्चे रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमने बच्चों को रोड पे बैठ के भी पढ़ाया। और सबसे कमाल बात ये, जब हमने नारा लगाया तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आया नहीं, 200 300 बच्चा एक क्लास के अंदर मौजूद थे, क्योंकि कराची का लड़का पढ़ना चाहता है, कराची का लड़का काम करना चाहता है, इसको कोई ओन नहीं कर रहा। जब हमने ओन करना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है, आज हम जो है 25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कितने बच्चे पढ़ा लिए, कौन नहीं पढ़ा लिए। मैं उनको कोई काउंट नहीं बता सकता। मैं नहीं बोलता कि हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इतने हज़ार बच्चे पढ़ाए, उतने हज़ार बच्चे, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे जो तरबियत की है, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि है ना कि नेकियां गिनी जाती हैं, नेकियां बताई जाती हैं। हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं और हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। मैं किसी रिगार्ड या रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे सुकून मिलता है ये सारा काम करने में। बहुत कम लोग हैं जो है ना, जो एजुकेशन को इस तरीके से लेके जो है ना वो आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा एक वक्त था, एक दौर था जी, कहा आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते हैं कि जो है ना, मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया और इतनी लगन से बढ़ाया कि हर फील्ड में उन्होंने हमें, स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाने में भी। तो वो फिर एक एरा ऐसा हमने देखा कि बिल्कुल उस्ताद भी जो है ना वो कमर्शियल हो गया, बस पढ़ाया, कोर्स लिखा, ख़त्म, उसके बाद ही। तो बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो अभी एजुकेशन। हमने अपने वालिदैन से एक बात सुनी थी कि इल्म जो है बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। इस वक्त जो है तालीम बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और हर कोई जो है ना कोर्सेज, देखिए पूरी दुनिया में जो है बच्चे आईटी पे काम कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ अभी तक लोग कोर्सेज ही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, काम करते हुए नजर नहीं आ रहा कि कोर्सेज का क्या क्या काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसामा, वो लोगों के लिए अभी तक समझना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी बहुत थोड़ा ही जानती हूँ उसके बारे में, जाहिर है, क्योंकि अभी हम उन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। है क्या स्कोप, क्या है दुनिया में, और आप लोग क्या सिखा रहे हैं लोगों को, या क्या रिसर्च सेंटर क्या काम कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, इंसान जब से शऊर में आया है उसने एक ही काम किया, अपने काम को आसान बनाना। कुएं से पानी खींचते हुए उसको तकलीफ हुई तो उसने पुली सिस्टम ईजाद कर लिया। उसने परिंदे देखे कि उड़ सकते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर, उसने जहाज़ बना लिया। उस तरक्की की राह पर हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इंसान ने बोला कि उसकी सबसे ज़बरदस्त क्रिएशन जो उसको नज़र आती थी वो खुद था बाज़ार। तो उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका लुग़वी जो मायने हैं वो है मसनूई ज़हानत, और ज़हीन इस दुनिया में इंसान के सामने सिर्फ एक चीज़ है, वो खुद है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ने अपना जो जहन, जिसको अभी तक पूरी साइंस समझ नहीं पाई, लेकिन जितना समझ पाया उसके हिसाब से उसने उसको रेप्लिकेट कर लिया। अब AI जो है
वो मशीन जो है पहले 0 और 1 पे समझती थी, ऑन ऑफ बाइनरी नंबर, ये सबको पता है, कंप्यूटर की क्लासेस में हमने पढ़ा होगा। फिर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी जिसके अंदर हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते थे मशीन को कि हमें ये आउटपुट चाहिए। अब एआई के जरिए मशीन उस नहज पे पहुंच चुकी है कि मैं मशीन को कहूँगा कि भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए, उसके यहाँ पर हेडर लगा दो, बीच में यहाँ पे पिक्चर लगा दो, अब वो समझने के काबिल हो गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अभी आपने बात की कि शुरू में हमने यही बात की थी कि एआई जो है वो जॉब्स जो लेके जा रहा है, जहाँ पर जॉब्स जाती हैं, मिसाल के तौर पर सिटी कोर्ट के बाहर पहले टाइपराइटर वाले बैठे होते थे और उनके पास लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर दिए, जिन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे शिफ्ट किया वो आज वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रिंटिंग की दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं और वहाँ प्रिंटिंग का काम चल रहा है। टाइपराइटर वाले अब वहाँ पे ऑब्सलीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए। इसी तरह एआई जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इस वक्त चल रहा है, जहाँ पर एआई बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म करने के कगार पर लगा हुआ है, वहीं पे वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मसला ये है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के मुताबिक, तो हम एक ऐसा नेशन बन जाएंगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी हम पीछे छूट गए थे ना, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 भी कहा जा रहा है, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अब ये क्या है, ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं, कोई कोर्सेज हैं, किस तरह सीखे, किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दुनिया भर में जॉब्स की डिमांड है, दुनिया भर में लोग बुला रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों को आ ही नहीं रहा है। अब ये कहाँ, और मुझे तो अभी तक कोई ऐसा कोई नज़र भी नहीं आया कि जी कहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो रहे हैं, कौन करा रहा है। और फिर दूसरी बात है, अगर कोई चीदा चीदा लोग नज़र भी आ जाए तो इतना महंगा है कि लोग, एक मिडिल क्लास तबका तो गायब ही जाता है, यार ये कैसे होगा मेरे से? बिल्कुल महंगा ये है, इसलिए है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ करवा रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से जब भी बात करता हूँ तो उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी मौजूद नहीं है। विजिटिंग फैकल्टीज़ पे उनको गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि कोई पढ़कर पढ़ाने के काबिल इस वक्त पाकिस्तान में इतने हुए नहीं है। यही सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये सामने थे, और फिर मैंने बताया, आपने जिस तरह इंट्रो भी दिया कि पाकिस्तान का पहला एआई रिसर्च सेंटर हमने बनाया इसी मकसद से था कि हम वहाँ पर एआई, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन, ये 3 वो लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर इनकलाब बर्पा कर रही हैं। उसकी ट्रेनिंग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर 6 महीने शॉर्ट ट्रेनिंग हमने शुरू की कि यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने के बाद रिसर्च सेंटर है, उन्हीं को यूटिलाइज करें, उनके साथ काम करें कि किस तरह आपको इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में पार्ट भी बनना है, सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ना, पार्ट भी बनना है। पार्ट बनने के बाद जो है आपने किस तरह नई चीज़ें डिस्कवर करनी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ये नहीं कि जो पहले से काम हुआ है उसको रेप्लिकेट करके आपने सिर्फ पैसा कमाना। हमारी कौम को हमने सिर्फ एक ही दौर पे लगाया हुआ है, पैसा कमाओ। पैसा जो है वो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है। हमने लोगों को सक्सेसफुल बनना ही नहीं सिखाया कि यार कुछ इनोवेशन लाओ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ और जाके इस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन में पार्ट बनो। पैसा तो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है, आप सक्सेसफुल हो गए, पैसा खुद आपके पास आता जाएगा। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे ऐसे होने चाहिए पाकिस्तान, अक्रॉस द पाकिस्तान होने चाहिए। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से सीखी? मैं 2007 से टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर हूँ। वेबसाइट बनाने से काम शुरू किया, 2015 के अंदर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आया। अच्छा, ये जितनी भी CS की कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसके अंदर एक खासा है कि आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं, कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता, कहीं भी चले जाएं, बोलते हैं कि भाई गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मैं कोई अपनी प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग का काम करूँगा, वहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल शो करूँगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हुए। उस बेस पे हायरिंग होती है, उस बेस पे जो बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इस तरह की कंपनीज हैं, उस बेस पे हायरिंग करती है। वो नहीं देखती कि डिग्री आपके पास कौन सी है, वो देखती है कि आपने बनाया कैसा। अच्छा, जिस तरह गिटहब बताया, इससे पहले एक बच्चा बैठा हुआ तो वो डिस्कॉर्ड का जिक्र कर रहा था। हाँ, मैं यही, अच्छा अभी जो आपने गिटहब का नाम क्या, गिटहब। अच्छा, अब देखें प्लेटफॉर्म्स का बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, अभी भी लोग जा रहे हैं ना तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके ये पन्ना ही लेकर जा रहे हैं, अभी सीढ़ी लेके घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता ही नहीं है। अब वो डिस्कॉर्ड का जो जिक्र किया, उसने खुद कहा कि बीट बॉक्सिंग उसने डिस्कॉर्ड से सीखी है। डिस्कॉर्ड जो है वो आप ये समझ लें कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके अंदर आप AI से लेकर हर टेक्नोलॉजी की कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को शामिल कर लेते हैं। वहाँ पर डिस्कशन होता है, वहाँ पर एक है ना, इंसान जब कुछ सीखता है ना, उसके अंदर एक अगर वो मॉस्लो पिरामिड हम पढ़ें तो उसके अंदर एक
एक लेवल पे जाके होता है कि मैं कम्युनिटी को गिव बैक करना शुरू करूं, मैं कम्युनिटी को वापस देना शुरू करूं। तो ऐसे सक्सेसफुल लोग आपको मिल जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर चाहे ये माहौल हो ना हो, इंटरनेशनली तौर पर लोगों के अंदर ये माहौल है कि हम लोगों को और लोगों को सिखाएं और अपनी लेगेसी बनाएं। सही है, इल्म नाफे बांटे। तो आपने कहा कहाँ से सीखा? मैंने इन गोरों के साथ सीखा है, इन कम्युनिटीज के अंदर रह के सीखा है। वो कर रहे होते थे, मैं एक्सपेरिमेंट करता, मैं उनसे सवाल पूछता, मुझे वहाँ पे जवाब मिलता। पाकिस्तान के अंदर वो कम्युनिटी जो रिसर्च सेंटर बनाया ना, इसका मकसद यही था कि एक दिमाग कभी भी बैठकर कोई बड़ी सक्सेस नहीं कर सकता, आपको हजारों लाखों दिमाग चाहिए। जैसे लंदन रॉयल सोसाइटीज है, वहाँ पर एक्सरे MRI मशीन या एक्सरे मशीन जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मेडिकल के प्रोफेसर की डिस्कशन से वजूद में आई है। सही सही। तो इस तरीके से की डिस्कशंस जो हैं वो इनोवेशन को लाती हैं। इस तरह की कम्युनिटीज जो हैं वो आपको इनोवेशन को लाती हैं, वो तरक्की की राह पर गामजन करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हसन, आप भी यकीनन उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल वाइस वर्सा से मिल रहे हैं चीज़ें। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी IT रिलेटेड, और किन चीज़ें, जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, दुनिया नाम तो बहुत दे रही है, पता भी है, इन डिमांड है। अच्छा, IT में भी ना कुछ बेसिक चीज़ें तो लोगों को पता है, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से अभी रिसेंटली डाटा आया कि 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर चले गए जी, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई लोग सीख रहे हैं, लोग जा रहे हैं बाहर, किन कोर्सेज की डिमांड है और सीख के हम काम कर सकते हैं? देखें, अभी जो हम लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं अमेज़ॉन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। जो उसामा भाई जो अपने इंस्टीट्यूट में वो कोर्सेज करवा रहे हैं, वो हमारे पास जो है आकर जो है उसामा भाई अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं, ब्लॉकचेन करवा रहे हैं। इस तरह के तमाम कोर्सेज जो है हम 1000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं। 2 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसमें 16 क्लासेस करते हैं, एक क्लास 2 घंटे की होती है। और जो है अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जो है हमारे पास जो पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं दिखाते इंटरनेट पे कि हमारे पास से जो बच्चा निकला वो लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। देखें, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है उस बच्चे को काबिल बनाना, स्किलफुल बनाना, और वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो इंटरनेट पे कोर्स बेचने वाले जो है वो आके बताते हैं, वो फेक वीडियोस बनाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास से जो बच्चा निकला वो ये कमा रहा है, फलाना कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है। देखें, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। और जो बंदा वो कोर्सेज करते हैं, जो अमेज़ॉन भी अगर कोई बंदा कर रहा है, तो मैं नहीं मान सकता वो 2 महीने का कोर्स करने के बाद जैसे 2 महीने 1 दिन होंगे वो करोड़पति हो जाएगा। उसको टाइम लगेगा, उसकी प्रोफाइल बनती है, उसकी प्रोफाइल लोग विजिट करते हैं, उसकी रैंकिंग होती है, ये सारी चीज़ें कोर्स बेचने वाले कभी भी नहीं बताएंगे। उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना होता है। मुझे ऐसा लगता है फिर और ज्यादा ना एंजाइटी बढ़ जाती है बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। लो, मैंने तो ऐसा देख कर आया था, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर पा रहा, दुनिया कर रही है। बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं भाई, घर वालों। अब देखे ना, एक शख्स, बच्चा जो है अपने वालिदैन से बोलता है कि मुझे इतने हज़ारों रुपए दे दो, मैं कोर्स करूंगा और उसके बाद मैं इतने पैसे कमाऊंगा, और वो जब नहीं कमा पाता तो वो अपने वालिदैन से आंख नहीं मिला पाता, जिसकी वजह से वो घर में बैठना बंद कर देता है, वो होटलों पे बैठना शुरू कर देता है। और अब मसला ये भी है ना कि देखें, हर बंदा, अभी माँ बाप थे ना, पहले दौर था वो किसी भी हाल में जाना लेगा, लेकिन अभी चैलेंजेस इतने बढ़ गए इकोनॉमिक के, माँ बाप भी कहते हैं बेटा अब तुमने पढ़ लिया, अब जाओ कमाओ और जो है वो कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, हर घर में जो है ना वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो लोगों को प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल खैर, हम यहाँ पे इस नुक्ते पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग घर बैठे अभी हमें देख रहे हैं वो किस तरह से मदद हासिल कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे, और कैसे जान सकते हैं कि आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए IT उनको कैसे हेल्प करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से कोर्सेज और क्या पढ़ सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है जनाब के जो IT का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल करने का दौर है, जहां से आप ना सिर्फ अपने स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं, अपने करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो उसामा, जैसे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मैं बार बार जब देखती हूँ ना इंटरनेट पर चीज़ें, तो नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग जो है वो चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कितने बच्चे हैं जो अब तक ट्रेन हो चुके हैं, या जो है ना वो दुनिया भर में जा रहे हैं, या दुनिया से आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं? क्या चल रहा है इसमें? अच्छा, 2023 के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिजरत हुई 1947 के बाद। एक हमारा बहुत बड़ा जो नौजवान तबका है वो मुल्क से बाहर चला गया, ब्रेन ड्रेन जिस तरह आप अभी कह रही थी। अब पाकिस्तान से ट्रेन होकर बहुत ही कलील लोग गए हैं बाहर की तरफ। अभी रिसेंटली मुझे एक सऊदीया से कॉल आई और वो
उनकी चाह थी कि वो छुट्टियों पे आएँ तो वो ये AI का कोर्स करो, और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान के लोगों को बाहर लोग जो है ना वो जाहिल समझते हैं, क्योंकि हमारा जो तबका यहाँ से माइग्रेट करके जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मसला ये आपने कहा, आप ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था कि लोग किस तरह घर पे बैठकर खुद को अवेयर कर सकते हैं। भाई मैं बुलेट पॉइंट में अगर आप इजाज़त दे तो चंद चीज़ें बता दूं। ज़रूर। आप जो है कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसके पीछे एक बड़ी फॉलोइंग होती है, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लोग जो है ना वो गंजे होने वालों को छोड़ दें, जो फेरियर हॉल पे टिकटॉक बना के नाच रहे होते हैं उनको देखना छोड़ दें। आप अपने सोशल मीडिया जो है ना, फेसबुक है, टिकटॉक है, इसके AI के एल्गोरिदम है, ये आपको वो दिखाते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। तो आप आज ही जाएं, फेसबुक पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें AI, टिकटॉक पे सर्च करें ये कीवर्ड्स हैं ब्लॉकचेन, टिकटॉक पे सर्च करें डेटा साइंस, आपके पास वो कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जब आपके पास वो कंटेंट नजर आना शुरू होगा तो आपके इर्द गिर्द सोशल मीडिया का माहौल पढ़ा लिखा बनना शुरू हो जाएगा, और आपको अवेयरनेस आएगी और आपको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ, आपने अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर दिया और ये भी कहा कि AI बेस्ड एल्गोरिथम है, यकीनन है। अब मसला ये कि हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाए, क्रिएट किए, हमें तो इधर लगा दिए नाचने गाने पे और गंजे होने पे और फलाने मेरे घर में ये हो रहा है, और जी मैं सुबह उठा हूँ ब्रश कर रहा हूँ, मतलब मैं आज उठी हूँ तो मेरे मुंह पे पिंपल निकल आया। अब यहाँ से जो है ना वो वीडियोस का आगाज़ होता है, तो मतलब अब फॉर गॉड से फिर मुझे उसके लिए भी क्रीम खरीदना है, मतलब लाइक हमें ना उसी तरफ लगे हुए हैं। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म्स आए तो इनका मकसद ये था, अभी शॉर्ट मीडियम पे भी अगर आप देखें तो दुनिया भर इसको ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कहाँ सेल्स के लिए, मतलब कौन सी फील्ड है क्या नहीं। हम लोग इसी में लगे होंगे जी, मेरा मेकअप, मेरे बाल, मेरा जूता, मैं आज यहाँ गई हूँ, मैं वहाँ चली गई। हसन उतावले नहीं, इसमें गलती जो चैनल्स हैं उनकी भी। मॉर्निंग शो पे स्टार किसको बनाया हुआ है आप देखिए ना, जो पता नहीं कौन से लोग, वो चैनल है वो उन्हीं को ही बुलाता है, वो पता नहीं क्या छिचोरापन करते हैं, वो दो मियाँ बीवी यूँ हिलते रहते हैं, उनको मॉर्निंग शो में बुला लिया। और देखिए अब बच्चा ये देखेगा कि मेरा बाप पढ़ लिख के जो है एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जो छिचोरापन के करोड़पति बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे क्यों फॉलो करेगा? मैं तो उसकी जिंदगी में लूजर हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अपने आप को लूजर समझ के YouTube छोड़, मेरे पास बिल भरने के पैसे, मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं है। ऑडियंस कुछ और वो जो है वो पूरा दिन ये दिखा रहे हैं, मैं उठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मेरी बीवी बाथरूम में बंद हो गई है, ये वीडियोस हैं, ये अच्छी बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चैनल है। और उनकी अगर मैं बातें करना शुरू कर दूं तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब नहीं कर सकते बातें। और वो पता नहीं बता रही है मेरी किचन में जो है मेरी अम्मी ने ये क्रॉकरी ले ली, अब इसमें मैं धनिया डालूंगी, पुदीना। भाई मुझे क्यों बता रही है? अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स लोग देख रहे हैं, क्रिएट हो रहा है। अच्छा, लोग देख रहे हैं और साथ में उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि सबकॉन्शियस में कि आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो जी। अगर ये पता उसके घर में रखा है तो मेरे घर में नहीं है, तो मुझे चाहिए। जा रहे हैं ना, मसला ये है कि वो दिन रात दिखा रहा है, अब मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा मोबाइल ले लिया, और मैंने अब ये कर लिया, अब मैंने वो कर लिया। अब जो दूसरा बंदा है वो अपने मियाँ को बोल रही है कि भाई तू इतनी मेहनत करता है, तू पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर रहा, और वो देख अब वो क्या करता है, वो नौकरी वोकरी सब छोड़ता है, वो बनाने लगता है फेक प्रैंक्स। वो बोलता है चलो भाई फेरियर हॉल पे ट्राइपॉड पे कैमरा लगाऊंगा, मैं नाचना शुरू कर दूंगा। वो ये करना शुरू करे। फेरियर हॉल किस लिए जाना चाहता था? 7 कैन की पेंटिंग के लिए, किताबों के लिए। अब तो आज फेरियर हॉल का नाम लिखें आप यूट्यूब पे जरा, आपको एक से एक छिचोरा दिखेगा। अरे यार, मतलब आपने अगर बाल कटवा लिए हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? आपके बच्चे को अगर सालगिरह पे ये तोहफा मिला है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो भाई? तुमने कौन सा राशिद मनाज या MM आलम या पता नहीं कौन सा अजीज भट्टी पैदा किया है? तुमने छिचोरे पैदा किया ना यार। आज तो MM आलम, राजा अजीज भट्टी और अच्छा, उसमें एक और मसला ये भी देखिए, उसमें कंटेंट क्रिएशन की आप लोग यकीनन इस फील्ड से वाबस्ता हैं और प्लेटफॉर्म से भी वाबस्ता है मुख्तलिफ, तो मुझे इससे हमेशा एतराज़ रहा है कि देखिए ये मेरी और आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू क्रिएट सच कंटेंट बेस्ड ऑन राशिद मिनास, MM आलम, हीरोज, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। वी हैव सो मेनी हीरोज। लेकिन क्या है कि जी हमारी जो मीडिया हाउसेस देख लें, हम खुद देख लें, हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, गवर्नमेंट बेस्ड भी हैं, लेकिन कोई भी इस पे काम नहीं कर रहा। वो जो एक राशिद मिनाज और MM आलम का ड्रामा चलता था, शायद आप लोगों ने देखा हो कि उसमें उनकी जो पूरी जर्नी दिखाई, हाँ, कि वो कैसे करते हैं। मुझे बचपन के लेकर आज तक याद है, मैं 5-6 साल की होंगी, 2-3 दफ़ा देखा होगा, आज तक मुझे मेरे बाप ने दिखाया, मुझे याद है। लेकिन अब है ही नहीं ना ऐसा कुछ के दिखाएं। अब वही है जिस सब कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं। आपके पास ऑल्टरनेटिव आप क्या दे रहे हो सामा, जो हम दिखाएंगे और अपने हीरोज के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे? कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्टरनेट देखें, बात वही है ना
कि लोग देखते हैं, एक बड़ा एक्सक्यूज़ आता है कि भाई लोग यही देखना पसंद करते हैं, लोग तो छुप छुप के बहुत कुछ देखना पसंद करते हैं, तो आप वो वाली चीज़ें करना शुरू कर देंगे। ये एक कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये मकाम दिया, तो आप वो चीज़ अपने प्लेटफॉर्म से दिखाना शुरू करें जो लोगों को जिसका फ़ायदा हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त कह रहे हैं। और आप वो कुछ साथ में क्रिएट करेंगे तो लोग उस तरफ आना शुरू होंगे ना। अभी क्रिएशन ही यही हो रही है खाली, तो फिर नहीं हो तो रही है खैर, लेकिन बाद में रिस्पांस कम है। एक बड़ा जबरदस्त चैनल है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। तख्ती चैनल है एक, और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे भले आप उसको प्रमोशन समझ लें, लेकिन वो टोटल एजुकेटिव जो है वो मटेरियल बना रहा है। उसमें आपको साइंस, टेक्नोलॉजी सब आपको ऑनलाइन मिलेगा, और वो उर्दू का चैनल है, पाकिस्तान का चैनल है। व्यूज उसके रिलेटिवली कम है, मिलियंस में जाता ही नहीं है, वो लाखों में भी नहीं जा रहे होते कभी कभी, बट लोग जो हैं, लोगों को पता होना चाहिए। देखें भाई, एल्गोरिदम वाली बात है जो मैंने आपसे कही कि आप अगर एक बार सर्च कर लेंगे ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना, जैसा बंदा वैसा होता है जैसे उसके दोस्त होते हैं। अब आपके जो दोस्त है ना, ये आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपका मोबाइल है तो बस दोस्त भी आपका मोबाइल है, तो आप जब अपने आप को उसमें करेंगे तो ये जो एक जंग है ना, मेरे व्यूज कम है, इसके व्यूज ज्यादा हैं, फलाना है, ये देखें ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो जो है 10 लोग देख रहे हैं और उसमें से 8 लोग जो है उससे कुछ सीख रहे हैं और वो वीडियो इम्पैक्टफुल है, तो मिलियन व्यूज वाली वीडियो का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी अप्रोच है ना असल, लेकिन आम आदमी की अप्रोच नहीं। आम आदमी की वही अप्रोच है, मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, 6 महीने बाद मुझे एक मोबाइल फोन अपग्रेड करना है, उसके बाद गाड़ी अपग्रेड करनी, घर, पैसा, ये चल रहा है। इनकलाब लाने के लिए ना आपको बागी होना पड़ेगा, वरना इनकलाब नहीं आएगा। कितने % लोग हैं जो इनकलाब लाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखें 4 लोग भी, देखें अगर आपका ये शो देख के 4 लोग भी अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं, ये सदका जारी है आपको, और यही करना है हमें। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई वो जो फलाना बंदा है वो उठता है और वीडियो बनाता है, वो अगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, मैं तो आसान लफ्ज बोल रहा हूँ, वो वीडियो बनाता है, तो मैं भी यही वीडियो बनाऊंगा या मैं नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको अभी आपको मतलब है 18वां बुक फेयर चल रहा है एक्सपो सेंटर में, बिल्कुल ऐसे ही हमें पता है। किसको कौन ब्लॉगर बता रहा है ये बारे में, लेकिन वो ये बता रहा है कि भाई जो है ना, मेरी बीवी को चॉकलेट पसंद है, और आधे मोहल्ले को पता है कि तेरी बीवी कैसे मान जाती है। मैं आसान लफ्ज बता रहा हूँ, पूरा दिन यही बता रहे हैं ना। और वो जो 4-5 बहनें, वो भी तो है ना, 4-5 बहनें भी आ जाती हैं, वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, और वो चैनल्स पे बैठी हुई हैं, बड़े बड़े स्टार उनके साथ। अरे अब तो ये अलमिया हो गया, कोई कब्र पे जा रहा है तो वो ट्राइपॉड पे कैमरा लगाता है और फिर यूं रोना शुरू करता है कि मेरे अब्बा मुझे याद आ रहे हैं। ये वीडियोस हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, ये सारी चीजें भाई। एक मोबाइल फोन है ना, ये हर जगह नहीं लेके जाना, ये आपको बेडरूम में नहीं लेके जाना, ये आपको किचन में नहीं लेके जाना। हर जगह की एक ज़रूरत होती है ना, लोगों ने बाथरूमों को नहीं छोड़ा, आप बात कर रहे हैं। मैं तो मजाक में एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पर बकरीद पे पहली गाय उतरती है, सही है, यहाँ पे 200 व्लॉगर पहुँच जाता है, यूट्यूबर पहुँच जाता है, अरे भाई गाय उतर दी है, वो गाय फिर दूसरी गाय से बोलती है कि यार ये मेरी वीडियो क्यों बना रहा है, तो वो दूसरी गाय बोलती है ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, तू तो फिर भी गाय। तो ये अलमिया हो गया है, और इस अलमिया के खिलाफ खड़े हैं भाई हम तो अच्छी अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत दे। अच्छा, एक बिल्कुल यकीनन ये तो ऐसा डिस्कशन है कि वो नहीं तो ऐसा लग रहा है लाइक माइंडेड लोग जो है ना वो मिल गए और हम तीनों ऐसी गॉसिप्स में लग गए कि बस अब नहीं हो पाएगा हम लोगों से। लेकिन स्टिल ब्लॉकचेन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस ब्लॉकचेन। थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के बारे में तो फिर भी चले थोड़ा बहुत जान लिया। व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन? अच्छा, ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, एक बड़ा और सिक्योर तरीन सिस्टम है। आप उसको आप बड़े उसमें लेवल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इनेबल करता है पीयर टू पीयर किसी भी ट्रांजैक्शन का। अब जरूरी नहीं है ब्लॉकचेन, लोग जब सुनते हैं ना वो बोलते हैं बिटकॉइन सुनते हैं तो किसी इन्फ्लुएंसर साहब ने बताया हुआ है कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, और लोग उस तरफ निकल जाते हैं। ऑनलाइन लोगों का पैसा इतना जाया हो रहा है। ब्लॉकचेन इतनी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि आपके जितने भी लेजर सिस्टम्स हैं इस सिस्टम के अंदर, उनको अगर ब्लॉकचेन से मुंसलिक कर दिया जाए तो करप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। सही है, और करप्शन एलिमिनेट होने के बाद हर चीज सिक्योर हो जाएगी, हर चीज पब्लिकली अभी आई है दुनिया भर में, वो 1 लिंक बेस्ड जो सिस्टम है, ये वो ब्लॉकचेन का कुछ रिलेशन है? नहीं, वो अलग है। कि अगर 1 लिंक पे सिस्टम आ जाए तो मतलब आप फिर उसमें सारा करप्शन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। अच्छा। उसी का समझें कि एक और वेरिएशन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ब्लॉकचेन है। इस वक्त UAE के अंदर जितनी भी उनकी एमिरेट्स IDs जो हैं
वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे लाने का मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की करप्शन ना हो सके, किसी किस्म की अल्टरनेशन ना हो सके। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, एक बैंकिंग सिस्टम का KYC नो योर कस्टमर, वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं, और सेकेंडली FIA का एक है जो प्रूफ ऑफ एविडेंस होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस होते हैं, वो ब्लॉकचेन कर दें ताकि उसमें भी करप्शन एलिमिनेट हो। तो ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर तरीन टेक्नोलॉजी है, ट्रांजैक्शनल बेस, मतलब आप अगर ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम लेके जाते हैं उसके अंदर किसी किस्म की करप्शन, अल्टरेशन कुछ नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। अच्छा हसन, हम जो बात ये कर रहे हैं कि IT रिलेटेड चीज़ें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं, इवन काउंसलिंग बहुत, मैं तो कहती हूँ भाई अभी तो कोई काउंसलिंग ढंग से कर देना, ऐसा ही है, तो दिमाग खोलने वाला ही बहुत कम है जो बत्ती जला दे दिमाग की, यार मुझे ये करना है। अच्छा उमर, आपने तो बात की, आप लोगों के साथ ऐसे लोग यकीनन मुंसलिक हुआ है, आपने आया होगा, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लगाना भी चाहते हैं, पता नहीं है करना क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो पहला सवाल ये होता है कि पैसा किस में, कौन सा कोर्स है जिसमें पैसा है। देखिए पैसा किसी कोर्स में नहीं होता, पैसा उसमें होता है जिस चीज़ में आप बेस्ट हो। अगर आप निहारी भी अच्छी बनाते हो ना तो लोग ढूंढ के आपकी दुकान पर जाते हैं। हाँ। अगर आप बिरयानी भी अच्छी बनाते हो तो ढूंढ के आपके पास जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट हो, अगर मैं बोल दूँ भाई क्रिकेट में बड़ा पैसा है, तो भाई क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ। जो बेस्ट होता है, बाबर आजम बेस्ट है, वो वहाँ पर है। अगर आप किसी चीज़ में भी बेस्ट हैं उसमें पैसा है। तो कोई भी कोर्स में पैसा नहीं होता, इंडस्ट्री बड़ी होती है कि कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है ये कह सकते हैं आप। पैसा किसी चीज़ में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, वो बोलते हैं अमेजॉन कर लें, डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा वेब डेवलपमेंट भी है, ब्लॉकचेन भी। अब वो बेचारे इतने पजल्ड होते हैं, वो आधे, क्योंकि हमारा माइंडसेट परसेप्शन ये है कि जो वीडियोस बनी ना इंटरनेट पे, वो ये बनी है कि ये कोर्स करो लखपति, ये कोर्स करो हमने गाड़ी ले ली, ये कोर्स करो हमने, पहले याद है वो होता था 3 महीने में अंग्रेजी रवानी से बोलें, अब तो 3 महीने में जो करोड़पति बन जाए। अब ये सारा कोर्स बेचने का तरीका है ना, ये सारी चीजें। तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि देखें, अगर कोई भी चीज आप, कोई भी कोर्स आप बेस्ट कर रहे हो तो उसमें पैसा है। अमेजॉन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं लोगों को बोलता हूँ देखें, बहुत यहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं, आपको भी अपना सोशल मीडिया रन करने के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो आप अपनी डिजिटल एजेंसी खोल लो भाई। 25,000 रुपये एक क्लाइंट से चार्ज करो, 4 क्लाइंट मिलकर आपके लाख रुपए सीधे सीधे ही हो गए। सिर्फ आपको क्या करना है, उनको बैक ऑफिस सर्विसेज देनी है। तो इस तरह से कमा सकते हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत बड़ी है इस वक्त। अमेजॉन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ब्लॉकचेन की जिन्होंने बात की, मेटावर्स की बात की, इस वक्त इंडस्ट्री बहुत बड़ी, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम हो रहा है, डेटा साइंसेज पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन आप करना तो चाहें। हमारे यहाँ लड़के को अर्ली सक्सेस की जो आदत हो गई ना, ये बहुत खतरनाक है। सबसे पहले हमें ये खत्म करनी है, लोगों को सच बताना है। हम इंटरनेट पे बैठ के पूरा दिन हम यही बता रहे होते हैं, ये जो कोर्सेज वाला सिलसिला आ गया बेचने का, इससे बाहर निकले। सारा 99.9% लोग झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं कौन से शहर के आ गए, वो ये भी बताते हैं। एक तो मैंने वीडियो दी कि रोजाना $1000 कमाए, $1000 रोजाना कमाए, मतलब मुझे करवा दो, मैं सारी चीजें छोड़ के ये करने के लिए तैयार हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि जरा 2-4 दफा देख लो ना, तो उसके बाद तो मुझे अपने आप ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, और आपको ना स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो दुनिया कहाँ से कहाँ क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हो। तो मतलब अगर आप झूठी और फेक वीडियोस इस तरह से बना रहे हैं तो लोग बेचारे ना, जो लोग बैठ के इधर देख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, यंग बच्चे, अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता लिटरली कि यार ये उनके साथ क्या हो रहा है और ये किस तरह का कर रहे हैं। हम जब इतना एक चीज़ को रियलाइजेशन रखने के बावजूद उस स्ट्रेस में और ट्रॉमा में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है यार, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो वो तो फिर अभी बहुत कच्चा जहन और दिमाग है, तो ये ट्रॉमेटाइज कर देती हैं चीज़ें। यूट्यूब पे भी बहुत सारी फेक थंबनेल्स एंड ऑल। बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए ये बात हमेशा याद रखें कि एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, उसका एक ही मिशन होता है, अपनी वीडियोस पे व्यूज लाना। वो उन व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपको स्कैम कर सकता है, आपको जो है वो इधर उधर के सपने दिखा सकता है। तो जो लोग जो हमारे YouTube पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें दुनिया के अंदर हकीकत में हैं और क्या जो है वो हकीकत से परे है। अगर आपको कोई कह रहा है कि $1000 आप पर मंथ कमा रहे हैं, तो वो पर डे कमा रहे हैं, सॉरी कमाएं, तो वो YouTube पे वीडियो नहीं बनाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। 1 साल 2 साल के बाद उसका प्राइवेट जेट होगा जिसमें वो बैठ के अय्याशी कर रहा होगा। वो इतना पागल नहीं होगा कि वो YouTube पे वीडियो बना के व्यूज़ ले रहा हो। तो ऐसे लोगों से बचें, सक्सेस की तरफ जाएं, चीज़ें सीखें। पैसा कमाना अल्लाह नसीब में जितना लिखा होगा अल्लाह ताला वो आपको देगा। आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा है। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, किसी आपको टाइम लगेगा। हम लोग चाह रहे हैं शॉर्टकट से जी आ जाएं और बस कल पैसे मिलना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे रब्ता करना चाहते हैं, हसन कैसे करें, जिनको कुछ सीखना है, लर्न करना है,
तो वो कैसे कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं और ज़रूरतमंद भी हैं? देखिए, हमारा जो ऑफिस है वो है आरजे मॉल की 4थी मंजिल पे, जो कि अभी जो है जाहिर सी बात है वो एक हादसा हुआ था, उसकी वजह से जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर बता सकता हूँ मैं, या फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, मेरा पेज है हसन बेग, उस पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ आपकी इजाज़त से, 0317200817 ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं आप। और जो है कोई भी कोर्स करते हैं उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने की होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो लकी ड्रॉ है कि आपका नाम निकल आया तो नहीं निकला है 3 महीने वेट करना है। नहीं, जो बंदा फॉर्म भरेगा 15 से 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर उसका जो भी नया बैच शुरू हो रहा हो तो उसके अंदर नाम आ जाता है। ये नहीं है कि बंदा इंतजार कर रहा है, जैसे और भी लोग करवा रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपका नाम आएगा तो ये होगा, इस तरह से नहीं है। जिस बंदे ने फॉर्म भरा उसका नाम जरूर है। और अगर जो लोग, अच्छा ये इसलिए हसन ने बताया जैसे पूछ के नंबर, तो ये दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग अभी देख रहे हैं, मेरी भी यही कोशिश होती है कि खुदारा कुछ सीख लें, अपने शो में कुछ ऐसी बातें कर जाऊं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ, कोई होप मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कोई क्यों मिल जाए, तो कोशिश यही होती है। तो आप सब भी, और हाँ, जो लोग ज़रूरतमंद हैं बिल्कुल अवेल करें, जो लोग ज़रूरतमंद नहीं हैं और कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फीसेस दे सकते हैं, वो भी आके लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इनको हेल्प कर दें, आगे 10 लोग और पढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ एक चेन है, जो ब्लॉक चेन का नाम दिया था, तो ये भी एक ऐसी नेकियों की चेन है जो हाथ से हाथ पकड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे तो वो एक और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इन दी एंड क्या होगा, आप भी ग्रो करोगे, आपके साथ वाला भी ग्रो करेगा और आपका मुल्क, आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ताला हसन बेग फॉर योर टाइम एंड कमिंग इन द शो। उसामा कलर आप आए, आपकी आमद रवा का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, कॉज के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें मजीद इस्तकामत दे और तरक्की दे। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है माहीन सलमान। आप वेलकम टू द शो। माहीन जो है फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कार्टी की, आपको खुशामदीद कहती हूँ माहीन। साथ साथ मेरे साथ मुग़ीज़ जलाल साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर HR हैं और जो है ब्रूक्स फार्मा से आप मुंसलिक हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ मुग़ीज़ साहब। और साथ साथ मेरे साथ ज़ैनब अंसारी मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। आप जो है वो फाउंडर ऑफ एम्पावरमेंट यूथ, एम्पावर योरसेल्फ, ये आपने जो है वो इसको इदारा बनाया है, अब हम इसके हवाले से बात करेंगे। और डाइवर्सिटी इंक्लूजन इक्विटी एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है दिन? बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं माहीन, कि हमारे यहाँ जो है ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि यार ये लड़की है ना, तो इसलिए आज यहाँ पर पहुँच गई है। इज़ दैट ट्रू? नहीं, आई गेस प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बड़ी डिफरेंट है इन सारे परसेप्शन से। रीज़न बीइंग कि जब भी कोई हायर करेगी कंपनी, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके लिए वो ये देखती है कि कौन सूटेबल है, कौन कंपेटेबल है, किसकी स्किल्स किसकी जॉब के साथ मैच करती हैं। तो हम ये नहीं देख रहे होते एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जी ये लड़का है या लड़की है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें टैलेंट कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये हमें कितना, मतलब जिस पर्पस के लिए हायरिंग हो रही है वो पर्पस फुलफिल होगा या नहीं। और प्लस अगर आप लड़के लड़की की बात करें तो वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। कुछ जॉब्स के लिए लड़कियां सूटेबल हैं, कुछ जॉब्स के लिए लड़के सूटेबल हैं। तो जब हम एवेल्युएट करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कंसिडरेशन। अगर आउटडोर वर्क है तो मेरी प्रेफरेंस वुड बी बॉयज़, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है। गर्ल्स कर लेंगी परफॉर्म, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि वो नहीं कर सकती, कर लेंगी। बट देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली, उनको रोड्स के ऊपर भेजना कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम उधर प्रेफर करते हैं कि बॉयज़ को ले लें। दूसरी तरफ दूसरी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे गर्ल्स के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो वो इट ऑल डिपेंड्स कि किस पोजीशन के लिए वो आए हैं और क्या उनके टैलेंट्स हैं, क्या पर्पस वो सॉल्व करेंगे। उमूमन ये तासुर है कि HR वाले जब सीरीज कलेक्ट करते हैं और एक ही सेम प्रोफाइल, जैसे भी मैंने इंट्रो में भी कहा, एक लड़का और लड़की को आएगी तो जी आप लड़की हायर कर लेंगे। इज दैट ट्रू? ऐसा होता है? नहीं, एग्जैक्टली इट डज नॉट हैपन। रीज़न ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो आपके सामने जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। बेस्ड ऑन दैट आप शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रोफाइल को विदाउट लुकिंग एट द जेंडर, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको जो है जॉब ऑफर करते हैं। तो एक ये परसेप्शन है कि जो है वो लड़कियों को जो है प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कों को नहीं दी जाती। मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ज़ाहिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं HR के अंदर, हम लोग जब बैठते हैं, हम लोग जो भी मेरी नॉलेज है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं इस तरह से जो है प्रेफरेंस जो है वो दी जाती हो लड़कियों को। हाँ, एक मेरे एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने एड्स देखे हैं कुछ, उसमें कुछ जगहों पे होता है कि वो ये लिखते हैं कि फ़ीमेल रिक्वायर्ड,
ठीक है। अच्छा, कुछ तो ऐसी जॉब्स होती हैं, जैसे माही ने कहा कि वो फीमेल के लिए सूटेबल होती हैं, कुछ जॉब ना मेल के लिए नहीं होती, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जनरल जॉब्स होती हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ओनली फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई। तो वहाँ पे मैं इस बात को इस हद तक करूँगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह से करती हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो इक्वलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको अगर याद होगा एडवर्टीजमेंट अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा आते थे, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है। अभी भी जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। अब तो क्योंकि प्रिंट मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट इतने ज़्यादा नहीं आते और इस वक्त लिंक्डइन और सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो हायरिंग कर लेते हैं, तो ऑल टुगेदर जो है सिनेरियो चेंज हो गया है। तो वहाँ पर ये चीज़ के इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर के अंदर आप जो है वो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी बेस्ट फिट हो इस जॉब रिक्वायरमेंट के पे, तो आप उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करें। अच्छा, आपका जो है एम्पावर योरसेल्फ, ये क्या जो है उसके बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं, फिर इस पे भी आएंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जो शुरू किया था तकरीबन 6 साल पहले वायलेंस प्रिवेंशन पे। अच्छा। तो इस पे हम 6 एरियाज ऑफ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, वर्बल, साइकोलॉजिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिजिटल और फिजिकल। सिर्फ ख़वातीन के लिए है या जो ना? बिल्कुल, दिस इज़ फॉर मेन एंड वुमेन, क्योंकि वायलेंस बिल्कुल ऐसा जनरली जेंडर बेस्ड वायलेंस डज एग्जिस्ट, बट दैट डजंट मीन कि मर्द भी विक्टिम नहीं है। तो उनका भी हमारे पास पूरे सेशंस डिवाइस हुए हैं उनके लिए। ज़बरदस्त। तो इसका रेशो क्या है? ख़वातीन इसमें ज़्यादा हैं, मर्द ज़्यादा हैं? कौन लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं, ताकि पता चले ना कि क्या एनवायरनमेंट है आजकल? एक्चुअली ख़वातीन ज़्यादा है, मगर उसमें ये मैं लोगों को समझाती हूँ कि इसमें ये मर्द वर्सेस औरत का एक कहानी है ही नहीं। सही। ये एक प्रेडेटर वर्सेस प्रे की कहानी है, शिकार वर्सेस शिकारी, एंड वो एक माइंडसेट का मसला है। सो इट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप वनरेबल हैं किसी भी तरीके से, अगर आप वीक है किसी भी तरीके से, चाहे आप माइनॉरिटी से हो, चाहे आप डिसेबल्ड कम्युनिटी से हो, चाहे बेसिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हो, तो फिर आपके साथ ये हो सकता है, ज़्यादा देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस कि ये होगा आपके साथ। आप क्या समझती हैं कि जो हम ये इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, ख़वातीन को वाकई क्या एक एज हासिल है, या एक लड़की होना आपको बहुत सारी सिचुएशंस पर बहुत प्रोमिनेंट करवा देता है? क्या इज़ दैट ट्रू? एक्चुअली क्योंकि मैं कॉर्पोरेट पे की साइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी पे, और कुछ जगह है जैसे स्टेट बैंक ने अपना एक बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी निकाली थी, जिसका काम यही था कि वो विमेन की जो पॉपुलेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने उनका एक कोटा है 20% दैट दे हैव टू हायर विमेन। अच्छा। ओके, उसके अलावा आपके गवर्नेंस के हिसाब से जो आपकी बोर्ड्स बनते हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है, तो उसमें भी 2 औरतों का एक कंप्लायंस है। बट ये इसलिए है क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं औरतों को लेकर आया जा रहा था और वो कोटा फुलफिल हो नहीं रही थी, तो अब जाके कंप्लायंस है। सो हाँ, ज़रूरत है क्योंकि वो देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट, नज़र आता है कि वो गैप है। बट जिस इंसान के सामने, अगर किसी आदमी के सामने उसको नज़र आ रहा है कि उसको जॉब नहीं मिला है, किसी औरत को मिला वो वाला जॉब, एंड इसी कंप्लायंस की वजह से, सो आई कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो कंप्लायंस इसी वजह से है। अच्छा, ये भी एक तासुर है लड़कों की तरफ से, मर्दों की तरफ से भी है कि जी हम तो सीवियाँ दे दे के, इंटरव्यूज़ दे दे के थक गए, नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि जी लड़की को रख लेते हैं। ये एक जवाब देखने में आता है। और दूसरी बात ये कि एक अगर इस तरह से इसको देखेंगे कि उमूमन लड़कियां पढ़ने में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, या जो ना इस तरफ एक फैक्टर होता है कि हाँ ग्रेड्स उनके अच्छे होते हैं, लड़कों के ग्रेड ज़रा कुछ ही होंगे आटे में नमक के बराबर, जिनके अच्छे होते हैं। जी, मैं इस पे थोड़ा सा आपको नहीं कहूँगा कि हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हम जो है वो बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं अपनी टेक्निकल एरियाज़ के अंदर। तो अगर आप देखें जो फार्मेसी ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट डायरेक्टली उठा के देखेंगे तो 80-85% आपको फीमेल जो है ना वो ग्रेजुएट होते हुए दिखेंगी, लड़के जो हैं कम है उसमें। तो जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो पूल जनरेट होता है उसमें लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप ज़ाहिर है बेस्ड ऑन दैट अगर मेरिट के ऊपर लड़कियां आ रही होंगी तो हम ज़ाहिर है उनको ही लेके आएंगे। इंटरव्यू स्कोर अगर उनका अच्छा होगा तो ज़ाहिर है ये कुछ इस तरह के किस तरह का डेटा आपके पास, किस तरह का पूल आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग किस तरह के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो उसके अंदर जो है ना अकॉर्डिंगली आपको हायरिंग करनी है। अच्छा, मैं इस यहाँ पर क्योंकि आप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रही काटी की, एक बड़ा ओहदा है, और ज़ाहिर अब तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि अब चले अब कई ख़वातीन नज़र आती हैं अच्छे बड़े ओहदों में, लेकिन उमूमन जो है ना क्या है कि जितने बड़े, हमने अभी पिछले दिनों भी शोज में जिक्र किया कि सीज जो पोजीशंस हैं, सीईओज देख लें, सीईओज देख लें, या बड़ी पोजीशंस बहुत कम खवातीन के पास हैं। ये चीज़ हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, इसकी वजह क्या है और क्यों? अगर ऐसा ही हो तो फिर सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें तो बेखवातीन ही नजर आए। बिल्कुल, ये है एक फिनोमेना है, फैक्टर है, क्योंकि
देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी एसोसिएशन ही उठा लूँ तो हमने बहुत कोशिश करी यहाँ पे इंक्लूजन की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो CEOs के नाम तो ख़वातीन के होते हैं लेकिन पीछे वो होती नहीं है, पीछे मर्द हजरात ही काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी एक है कि नहीं मतलब मिलती। दूसरी फिर ये है कि टॉप पोजीशंस के ऊपर इफ़ यू लुक एट इट ग्लोबली, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना कि आपको मेजॉरिटी CEOs जो है वो मेल पॉपुलेशन की मिलेगी। एंड मे बी उसके जो क्राइटेरिया और जो फैक्टर्स होते हैं वो दे अफेक्ट अ लॉट। मे बी वुमेन आर नॉट एबल टू मूव आउट लाइक दैट। नेटवर्किंग का इसमें बहुत एक बड़ा रोल होता है जिसके अंदर वुमेन आर लैकिंग बिहाइंड। एंड दैट देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो कुदरती होती हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हुई हैं, आप शायद उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। जिसमें नेटवर्किंग के अंदर आपको ये डिफरेंसेस मिलेंगे, ग्लोबली मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ग्लोबली मिलेंगे आपको। आप ये देखिए कितने मुल्क की प्रेसिडेंट्स जो हैं वो फीमेल रह चुकी हैं, गिनी भी आपको पॉपुलेशन मिलेगी। बांग्लादेश में यहाँ बेनज़ीर भुट्टो भी आप इतने टेन्योर में एक आपको ये नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ना ये कुछ जेंडर फैक्टर्स हैं जो कि इनहेरिटेंस कह लें या आप एक कह लें कि गॉड गिफ्टेड हैं, वो आप बिल्ड हो सकता है ओवर टाइम कर सकें, मगर ये कि बहुत कम होता है। उसमें नेटवर्किंग जो मुझे नज़र आता है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा हाउ यू डील विद द पीपल, देखें ये एक प्रॉब्लम है और रहेगी, और वो ये है कि मेन कैन नॉट कंसिडर वुमेन एज देयर बॉसेस। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं ये एक बड़ा फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल लेबर तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करती कि एक औरत जो है वो उनके ऊपर आके बैठे, ये आप बेहतर जानते होंगे। सुपरवाइजर्स चाहे नीचे सारी औरतें हों, कभी औरत सुपरवाइज़र जो है वो बहुत कम नज़र आएगी। और एक्सेप्टेंस नहीं है ना। तो एक ये फैक्टर है, इस वजह से जो टॉप तक जाते हैं वो प्रोबेबली मेन जाते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। क्यों है ये कल्चर? दिस कल्चर एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद द फैक्ट दैट हर्डल्स बहुत ज़्यादा, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होती है इन अ वुमेन्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ अ करियर। हमने अभी बात की थी एकेडेमिया के ऊपर कि वो एक्सेल करती हैं, और यूजुअली अगर आप देखें राइट आफ्टर एकेडेमिया एकदम से उनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो डिग्री करते शादी कराने की पड़ जाती है ना, तो वो भी तो शादी के ह्यूज मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर ही, पूरी दुनिया में ज़रूरी नहीं है इट्स एवरीवेयर, बट हमारे सोसाइटी में देयर इज़ अ वेरी लार्ज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक लड़की की शोल्डर्स पर वैसे डाले जाता है, राइट। और हम फोकस के बारे में बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम इतनी सारे फोकस जब आपका बढ़ जाता है ना तो आपकी जो डिलीवरी, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती ही होती है। और मैंने इंक्रेडिबली ब्रिलियंट वुमेन उनको स्टडी किया, उनके साथ काम किया है, और वो मैंने देखा है कि जब तक उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम घर पे नहीं है ना, तब तक उनके लिए बड़ा मुश्किल है बाहर निकल कर ये काम करना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात बहुत एक अच्छी की थी कि नेटवर्किंग इज़ समथिंग दैट women डोंट इंडल्ज इन। हम भी जब हम निकलते हैं, अब तो काटी में हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ इज़ मेजॉरिटी मेल, एंड उस इन्वायरमेंट के अंदर women फील वेरी इंटिमिडेटेड, वो आना ही नहीं चाहती हैं। अब वो ब्रिलियंट होंगी, ज़बरदस्त होंगी, बट कोई देखेगा नहीं उनके टैलेंट, कोई देखेगा। और क्योंकि उनकी एक्सपोजर नहीं हो रही, तो वो जो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए ऊपर जाने को, अप द फनल, वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है ज़ैनब, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा अपनी बात में कि हमारे यहाँ एक और भी इशू है कि ज़्यादा खातून कोई आउटस्पोकन होगी, नेटवर्किंग में स्ट्रांग होगी, इधर उधर ये वो, तो उसको जी आप वो टैग लगा देंगे तो ऐसी है तो वैसी है, तो उसको जो है ना आप बिल्कुल ही ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो भाई ये जो मैं थोड़ा सा डिफर करूँगी, ये है ऐसा या नहीं है? टैग्स लगते हैं मगर वो आदमियों पे भी लगते हैं, बिकॉज इट्स योर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, तो वो आदमियों पे भी लगते हैं। मतलब ये नहीं है कि खाली औरतों पे लगे। तो आपने सर्टिफिकेट दिया ना, तो मर्द तो है ही ऐसा नहीं, हमारे माशरे में तो ये सर्टिफिकेट दिया है, आप अग्री करते? नहीं, देखें मर्द हो या औरत हो, इसके अंदर जो है वो मतलब आप किसी को लेबल जो है वो नहीं कर सकते जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द टैलेंट, ठीक है ना। तो टैलेंट के अंदर जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल। अगर आप बिगर कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर देखें जहाँ पे देयर आर सर्टेन CEO जो फीमेल CEOs भी हैं, वेरी एम्पावर्ड, बहुत सारी C-suite के अंदर जो है फीमेल्स हैं इस वक्त काम करें कॉर्पोरेट सेक्टर में, दे आर वेरी एम्पावर्ड, और एक इंक्लूसिविटी का कल्चर जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, इसके ऊपर ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी सर्वे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कर रहा है, अभी जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो ग्लोबल स्कोर है वो 68.4 है,
ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज 68.1, तो 0.3% जो है ना इम्प्रूव किया है इसने। अच्छा, मैं थोड़ा सा 3 कंट्रीज हैं जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तो एक थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताऊं। पाकिस्तान इस वक्त 142 रैंक के ऊपर है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया जो है वो 127 के ऊपर है, लास्ट ईयर इट वाज 135। बांग्लादेश सरप्राइजिंगली उसका जो रैंक है 59 है, 59। दैट मीन्स के कंट्रीज़ अगर आप ग्लोबल मैप पे देखें तो इस फैक्ट को आप जो है ना डिनाई नहीं कर सकते, ये डिस्पैरिटी है ग्लोबली। जैसे माहीन कह रही थी, इस चीज़ को आप 100% रूल आउट नहीं कर सकते कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इट डज एग्जिस्ट ग्लोबली, जो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली 142 आउट ऑफ 156 आपको अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो शिकार है ग्लोबल, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेटिंग की ना, एक ख़ास दुनिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर निकल के भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो एम्प्लॉयड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स आपके हैं, और बहुत सारी इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इतने नाम नहीं होंगे, लेकिन वहाँ डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट जो है सुनने में आती हैं क्या कर रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी काउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करती। तो यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब आपको मेरे सामने बहुत सारे फनपारे, बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आएंगी, आपको मास्टर में दिखाएंगे शुजा कि बड़ा अच्छा और कलरफुल आर्ट वर्क हमें नजर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्ती पेंटिंग्स हैं। हम इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या है, किसने बनाई है, लेकिन जिन्होंने बनाई है उनका तारुफ पहले आपसे करवाते हैं। सारा बख्तियार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और सारा जो है वो इंटरनेशनल पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने शोज़ करती हैं, जिनका काम भी आप यहाँ पर अभी देखेंगे भी और आपको दिखा भी रहे हैं। तो पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ जो है वो ट्रेनिंग्स ली हैं, किस तरह से जो है ना वो अपने आर्ट को प्रोजेक्ट कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। वेलकम टू द शो। बड़ी ज़बरदस्त आपकी पेंटिंग्स हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ अकबर अली को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अकबर, आप कैसे हैं? अकबर जो है, अकबर भी वेल नोन विजुअल आर्टिस्ट हैं और साथ साथ स्केचिंग भी करते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से जो है वो आपने मिनिएचर पेंटिंग में जो है वो ट्रेंड हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स दे भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी जो है वो एज अ क्यूरेटर भी जो है वो जाते हैं और चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आपको भी अकबर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया शो के लिए। वेलकम अगेन। और सबसे पहले तो ज़रा ये शाहकार आप देख लें जो मेरा यहाँ पे ट्विन बैठा हुआ है, नज़र आ रहा है, ये आपको उठाऊँ? कमर भाई उठा सकते हैं उसको, ये आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शो में आते वक्त ये देख लिया जो कि अकबर ने अभी यहीं पे बैठ के, हम ड्यूरिंग द ब्रेक जो है ना वो थोड़ी देर पहले से स्केचिंग उन्होंने स्टार्ट किया और अभी उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू सो मच अकबर, दिस इज सो प्रिटी एंड लवली, मेरी तरह बिल्कुल। डेफिनेटली। नहीं। अच्छा जी, तो जनाब सारा कुछ अपने बारे में बताइएगा कि कहाँ कहाँ गई हैं आप और अपनी पेंटिंग्स को आप जो है वो किस थॉट के साथ और किन चीज़ों के साथ जो है वो बनाती हैं, करती हैं अपने बारे में। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ, मैंने इंडस वैली से ग्रेजुएट करा था 2004 में, ज़बरदस्त, इन द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, और डिस्टिंक्शन ली थी थीसिस में अपने। तो थीसिस से जो मेरा काम चलता आ रहा है, तो एक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पे काम मैं कर रही थी। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट के बारे में जो मेरा जितने भी काम थे उसके हवाले से मैं थोड़ा बता दूँ, तो बेसिकली सोसाइटी का जो हमारे माशरे के जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो हमारे ऊपर बेसिकली जो हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम एक तरीके से जो है चीज़ें करेंगे, और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था शुरू में उस पर अडेप्ट करना। तो मैंने जो है मैं ट्राई कर रही थी कि कि मैं कोशिश करती रहती थी, मगर ऑब्वियसली वो कोशिश बहुत अच्छी तरह से कर नहीं पाती थी। तो जो हैं तो उधर मेरा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता था। तो वो जो स्ट्रेस लेवल की एंग्जाइटी, और वो फिर वो करते करते फिर एक टाइम आया व्हेन आई रियलाइज्ड कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना स्ट्रेस देने का अपने आप को। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी डूइंग समथिंग, आपको अगर किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है तो उस चीज़ में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने अपना स्टेप पीछे लेना शुरू करा, थोड़ा कदम पीछे लेना शुरू करें कि मैं नहीं इतना एक्सपेक्टेशंस पे या जो हमारे सोशल वो हैं नॉर्म्स जो सेट करे हुए हैं कल्चरल नॉर्म्स, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती थी। फिर बहुत बैकलैश मिला अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी, एंड कि नहीं ये तो है, ये एक तरीका है करने का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट वेरी
मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, तो मैं जो है ना गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा लाइक यू नो जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ मैं नहीं जाती। तो अब वो उस तरह की चीज़ें जो होती थी। फिर खैर बैकलैश मैं फ़ेस करती रही, बट एटलीस्ट मैं स्ट्रेस्ड उस हवाले से नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी जो जिसमें मुझे खुशी नहीं मिलती। सही। तो एंड हेंस द पेंटिंग्स इज़ वेल कि नो मैं जब पेंट करती हूँ तो उसमें मुझे खुशी मिलती है, तो वो मैं पेंटिंग अपनी मेरी मुसलसल जारी रही इतने सालों। तो अब ये पॉइंट आया है वेर आई फील कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं सेटिस्फाइड हैं, देर ओके विद द वे आई एम, जिस तरह से मैं रह रही हूँ और जो कर रही हूँ, एंड मैं ख़ुद भी अपने काम में अपनी चीज़ों में जो है ना रिलैक्सड और नॉट स्ट्रेस्ड हो। सही, चलें ये तो अच्छा बाकी, क्योंकि अभी तो वैसी तरह स्ट्रेस है एज सोसाइटी में, अगर हम देखें कि हर बंदा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, और अगर आपका काम भी अगर आपको पसंद ना आ रहा हो या आपके मतलब का ना हो तो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी एज शौक या आपने उसकी तवज्जो से या उससे ही आए, या आ गए इंसिडेंट होता है ना कि यार चलो यही कर लेते हैं, ऐसा था? नहीं। या जो ना फोकस थे कि मुझे यही करना है? और मेरे साथ 2 एक्सीडेंट वही हुए जो नेचुरली होते हैं आर्टिस्ट के साथ। एक तो बचपन से शौक था, और वो इन्वायरमेंट भी ऐसा मिला कि मुझे बचपन से दीवारों पे लिखना, मिट्टी के बुत बनाना, अच्छा, और फिर सीनियर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, अदब पढ़ा, ज़बरदस्त। तो वो उसी फिर राय में जो है मैं कराची ट्रैवल करके आ गया पंजाब से। सही। तो यहाँ पे जमील नक्श साहब, चित्रा प्रीतम साहब, इन असातिज़ा से मिला, अनवर मकसूद साहब, लतीफ़ कबाड़िया, वाह, वजिया जी। जब उनसे मेरा मिलना हुआ तो मुझे लगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो फिर मैं कुछ अर्सा यहाँ पे काम करता रहा, जमील नक्श साहब के स्टूडियो या म्यूज़ियम में मेरा आना जाना था। तो मुझे फिर ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए आर्ट, क्योंकि आर्टिस्ट तो आप बन सकते हैं लेकिन पढ़ा लिखा आर्टिस्ट या पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मुझे NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भेजा गया। मैं गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो वहाँ पे उसको कहा कि आर्ट की जन्नत है। हाँ, NCA तो बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे असातिज़ा उस्ताद बशीर अहमद, यकीनन मैम नाज़िर अताउल्ला, साहिदा हैदर बंदल जो आर्किटेक्ट थे, प्रिंसिपल थी वहाँ की, और उनसे मुझे सीखने का इतना अच्छा मौका मिला कि फिर मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ गया मिनीचर आर्ट, जो हमारे इस रीजन का बहुत मुश्किल और नापैद आर्ट है। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस हुआ, तो लकीली मेरे अंदर स्किल्स थी, थोड़ी बहुत एक्सपोजर था जमील नक्श साहब के स्टूडियो से। तो फिर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो मेरा शौक़ जो है मेरा प्रोफेशन बन गया। तो यूँ जो है फिर मैं आर्ट में, फिर आर्ट की और फील्ड्स हैं, एज ए क्यूरेटर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, प्राइवेट भी, और इसी तरह फ्रीलांस जो है काम। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, आप वेनिस भी गए हैं और कराची आर्ट्स फेस्टिवल में को भी आपने क्यूरेट किया, उसके बारे में भी ज़रा बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, लकीली जो मुझे सीनियर्स मिले, मैं अपना अगर जिक्र करूँ, सर जमाल शाह के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। इस्लामाबाद में हमने जापान एक्सपो के लिए काम किया, तो यानी बड़े स्केल पे काम करने का मौका मिला, बड़े बड़े स्कल्पचर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, तो उससे फिर छोटे स्केल पे काम करना बहुत इजी हो गया। तो इसी तरह जब मैंने वहाँ से उनके साथ फिल्म में भी काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन में, हॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट था उनके साथ काम किया। तो इसी तरह मेरा जो आप इसका जिक्र कर रही हैं वेनिस बिनाले, तो एज हमारे जो कमिश्नर थे इस प्रोजेक्ट के सैयद जमाल शाह, मैं उनको असिस्ट कर रहा था वेनिस के लिए। तो हमारी यहाँ की कराची बेस्ड एक आर्टिस्ट हैं नाइज़ा खान, उनका हम शो लेकर गए थे वेनिस बिनाले 2019 में। तो उनको क्यूरेट किया था ज़हरा खान ने, वो इस्लामाबाद में होती हैं। तो उन्होंने कहा एज ए क्यूरेटर या एज ए असिस्टेंट, तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इंटरनेशनली जो है हर आर्टिस्ट जो है मेरी नज़र में, और अक्सर हम सुनते भी हैं, बराबर होते हैं। हाँ, किसी का एक्सपोजर ज़्यादा होता है या कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पे IVS है, तो उनके थ्रू जो चैनल्स के थ्रू प्रॉपर लोग आते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म जो है डील करना या डिस्प्ले करना बहुत इजी हो जाता है। सही। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो बात अभी जैसे अकबर कर रहे हैं कि एक्सपोजर ना होने की वजह से सामने नहीं आ पाते, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली भी जो है प्रेजेंट किया, एक तो कहाँ कहाँ गई वो भी बताइएगा, रिस्पांस कैसा रहा, लेकिन लोकल प्रोजेक्शन भी नहीं मिल रही होती लोगों को, तो हाँ। या कोई और भी टेक्सला मिलता है, तो हम बहुत खुशनसीब हैं। हाँ। हम लोग इस एरिया के हिसाब से, इस रीजन के हिसाब से बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर बहता है, जिसे हम दरिया सिंध कहते हैं। तो ये सिंधु देश के लोग जो हैं, या इवन सवाद से लेकर कराची तक, ये इस लिहाज से हम खुशनसीब हैं कि यहाँ पे हरियाली है, हर चीज़ का एक्सपोजर इस तरह है कि नेचर के साथ अटैचमेंट है।
तो आर्ट जो है नेचर से ही हमें कनेक्ट करता है। तो उस सिलसिले में हम अगर मोंजीदोड़ो की बात करें, संबारा की बात करें, किंगफिश की बात करें, या अभी जो रिसेंट हमारे यहाँ हमारा क्राफ्ट जो है वो इंटरनेशनली इतना एक्सेप्ट किया जाता है। नो डाउट हम मिनीचर को क्राफ्ट कहते हैं, लेकिन उसको आर्टिस्टिक वे में, या हमारी यहाँ की पोट्री है या टाइल्स हैं, तो इंटरनेशनली तो बहुत उसको एज एन आर्ट ही रिस्पेक्ट किया जाता है। बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में हमारे काम हैं यहाँ के। इवन अभी जो हमारे टीचर हजरात हैं या सीनियर्स हैं म्यूज़ियम में डिस्प्ले करते हैं अपना काम, चाहे वो मिनीचर है चाहे पेंटिंग है। लेकिन नो डाउट हमारा कनेक्शन जो है इस रीजन के साथ है। तो रीजन के साथ कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल चीज़ें पेंट करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के लोकल क्राफ्ट को। तो उसको एक्सपोजर तो हमें इस तरह मिल ही रहा है यहाँ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंस हमारी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अभी रिसेंट जो है कुछ आई थिंक कोई 10 सालों से पूरे सिंध के अंदर कोई 20 से ज़्यादा, शायद जहाँ तक मुझे मालूम, म्यूज़ियम्स ओपन हो रहे हैं। ज़बरदस्त। लोकल रीजन में, डिवीज़न लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं यकीनन शुक्रिया अदा करूँगा जो अभी हमारा PNCA के साथ एक प्रोजेक्ट है सारा बख्तियार का, जो सोलो शो अभी हम ट्रैवलिंग शो कर रहे हैं, वो अभी नेशनल म्यूज़ियम में हमने प्लान किया हुआ था। तो वहाँ पे हमने इसकी ओपनिंग की है। अभी ये इंशाल्लाह मिड मई में हमारा प्लान है कि इस्लामाबाद नेशनल गैलरी में हो। और इसी तरह मैं चाह ये रहा हूँ कि गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोकल हम आर्टिस्ट हैं या क्यूरेटर हैं या प्रमोटर हैं या बायर हैं या आर्ट कलेक्टर हैं, कि मैक्सिमम आर्ट जो है दिखाया जाए सही पब्लिक को। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि ट्रैवलिंग शो होगा, तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मेरे लिए नया है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब ट्रैवलिंग शो होने जा रहा है सारा, तो क्या इसकी थीम है और आप लोग बताएं इस बारे में। ओके, तो बेसिकली इस शो का नाम है इमोशनल अल्केमी। अल्केमी का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि आप एक सब्सटेंस को मेटल से आप उसको सोना बनाते हैं, लाइक गोल्ड, यू टर्न मेटल इनटू गोल्ड। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इट्स अबाउट फीलिंग्स। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे वो एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, और अब वो पॉइंट आ गया है कि उसको लेके जो हैं मेटल से शायद मैंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। वेर आई एम हैप्पी, आई एम काम। मैं अपने उसमें अब लाइक आई फील कि मेरे इमोशंस में अभी मैं रिलैक्सड हूँ। अच्छा, हम बहुत दफ़ा ये बात तो करते हैं कि अगर आप पेंटिंग करें, म्यूज़िक करें, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलता है वायलिन बजा के, पियानो प्ले करके, बहुत सारे लोगों को कैलीग्राफी करके, पेंटिंग्स करके। तो आपने ये वाकई फील किया और कितनी अच्छी जो है स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी है। आई थिंक ये वाकई में एक तो ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपको जो बोलना होता है बहुत दफ़ा आप अल्फाजों में नहीं बयान कर सकते हैं, मगर आप और आपने बताया भी कि आप इंट्रोवर्ट हैं। जी, तो वो पेंटिंग में तो मेरा शुरुआत भी बल्कि ऐसी हुई थी कि मैं बहुत कॉन्शियस थी उस ज़माने में अबाउट माई टीथ या वो, तो वो जो है ना, जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपकी वो सारी फीलिंग्स भी निकलती हैं, और जब आप लोगों से, कोई आपसे पूछता है ये क्या है, तो फिर आप बात करते हैं उसके बारे में, तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, यू नो। तो आई फील कि एक्सप्रेशन और थेरेपी दोनों हैं आर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको सब्जेक्ट करने के लिए डिफरेंट शहरों में आप लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्लान किया है और किस तरह से? क्योंकि वूमन ये होता है कोई गैलरी है, कोई डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ आपने क्यूरेट किया और जो है ना आर्टिस्ट जो है वो अपना काम दिखाते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरा सारा से कनेक्शन किस तरह हुआ। ज़रूर। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले आई वॉज इन लाहौर, तो मुझे सारा ने अप्रोच किया, सारा बलोच के थ्रू। ठीक है कि अकबर हम चाहते हैं कि आपका काम जो है हम डिस्प्ले करें। सही। तो क्योंकि काम मैं करता हूँ डिफरेंट मीडियम्स में ना, मिनिएचर में, इंस्टॉलेशन। तो इस साल उन्होंने मेरा एक शो प्लान किया था कम्यून आर्ट गैलरी यूसुफ बशीर कुरैशी के यहाँ कराची में। सही। तो वो हमारा पहला कनेक्शन था। अभी सारा ने मेरे काम के बारे में लिखा भी, जो कि बहुत यकीनन अमेजिंग लिखा। तो ये हमारा पहला कनेक्शन था कि किसी आर्टिस्ट को अप्रोच करना या उससे कनेक्ट करना एज एन आर्टिस्ट भी, एज ए क्यूरेटर भी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अभी कोई वेरी रिसेंट लास्ट ईयर एंड में तो मुझे सारा ने अपना नया काम शेयर किया। तो नो डाउट ये पुराने काम से ही कंटिन्यू था। तो मुझे लगा कि ये काम जो है बहुत बड़े स्केल पे है और बड़े लेवल पे दिखाना चाहिए। तो सारा ने शायद इसको सीरियस नहीं लिया, इसको लगा कि शायद अकबर वैसी बातें कर रहा है एज ए क्यूरेटर। तो मैंने डेफिनेट इनसे प्रॉमिस किया या प्लान किया कि इसको हम नेशनल म्यूज़ियम में दिखाते हैं, फिर नेशनल गैलरी में। सही। जो कि काम डिज़र्व भी करता है और नो डाउट काम को इसी स्केल पे दिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए आर्टिस्ट को भी और काम को भी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना या शेयर करना ही बड़ा
मतलब बड़ा लेवल होता है कि आम पब्लिक तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, जिससे हम चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर सकें और सीख भी सकें। तो ये आम पब्लिक के लिए काम है, आम इंसानों के लिए, क्योंकि वही जो हैं इस काम के लिए डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो पेंट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, जिस तरह आप कह रही थी, बहुत ऑब्वियस होती है, जिसका रिजल्ट भी बहुत डेफिनेट आता है। बिल्कुल ऐसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है ना वो एनर्जी आपके एक से दूसरे के अंदर। तो कितने शहरों में जाने का प्लान है? कराची, इस्लामाबाद? ये अभी तो हमने नेशनल गैलरी के लिए प्लान किया था, जो कि नेशनल म्यूज़ियम में अभी हुआ है लास्ट मंथ, और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है कि इसको यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे मई के लिए, जो डिस्प्ले होगा इस्लामाबाद, फिर इंशाल्लाह फिर आगे भी प्लान है लाहौर या कहीं बाहर। सही, ज़बरदस्त। तो ओवरऑल रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको सारा? डेफिनेटली, थैंक यू। एंड आई वांट टू एक्चुअली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अगर ज़रूर माइंड नहीं करें तो मैं अकबर का भी थैंक यू करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये बात सही बोल रहे हैं। मैं शुरू में जो है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था आज यू सेड ना कि हाँ कि वो प्लेटफॉर्म मिलना एंड नेशनल म्यूजियम पे मिलना वाज अ वेरी बिग वो लाइक यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमारे इदारे नूर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल म्यूजियम है या नेशनल गैलरी, PNC पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है। अच्छा, इदारे भी हैं यकीन ना हमारे पास। देखें ना, जैसे आपने NCA का कहा, IVS का आपने इंडस वैली का कहा, तो मैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर मैं उस वक्त ये एंटरटेनमेंट और कल्चर एंड आर्ट्स को जो है वो कवर करती थी एज अ रिपोर्टर। तो मैंने बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को देखा है कि अच्छा डिस्प्ले हो रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं और जो है आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो नए बच्चों में मैंने, क्योंकि IVS NCA में मैं बहुत सारे लोगों को देखा, मैं लाहौर भी रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे एक शो IVS का आज तक उन बच्चों का फाइनल थीसिस का याद है कि उन्होंने जो है वो मेटल और आर्ट फॉर्म्स को और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने वो जो डॉल्स बनाई थी, कैरेक्टर्स बनाए थे, और उतना कोई आउटस्टैंडिंग काम था कि उसको देखे वो काम मुझे आज तक याद है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और एक्सपोजर वाली बात है कि अगर एक्सपोजर मिल जाए तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। वेरी गुड लक टू यू गाइस। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप लोग जरूर आएँ और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल जैसे अभी सारा ने भी कहा कि ये स्ट्रेस बस्टर भी है, और आप भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप शौक रखते हैं, जो कुछ आपका पैशन है किसी भी फील्ड से हो, उसको कंटिन्यू ज़रूर रखें, क्योंकि वही सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। इससे पहले स्पोर्ट्स गर्ल्स हमारे साथ थी, तो उनके लिए वो उनका पैशन है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनका लाइफस्टाइल है। तो सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने अपने रोल अदा करते हैं, तो एक हेल्दी और एक खूबसूरत कौम और माशरा बनता है। थैंक यू सो मच अकबर एंड सारा फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।